नमस्कार। दैनिक जागरण हिंदी है हम के इस मंच पर आज हम इकट्ठा हुए हैं एक वैश्विक श्रद्धांजलि के लिए। एक ऐसे कथाकार, एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे भारतीय समकालीन भारतीय साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख को जगाए रखा। पूरे रचनात्मक जीवन काल में करीब 60 वर्षों 6 दशक के रचनात्मक जीवन काल में तमाम तरह के अपमान झेलने के बावजूद उन्होंने अपनी कलम से न सिर्फ अपमान करने वालों का प्रतिकार किया, बल्कि एक से एक कालजयी रचना हमारे सामने दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदी के कालजयी साहित्यकार नरेंद्र कोहली की, जिनकी पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई, निधन हो गया। उनको आज हम दैनिक जागरण के इस मंच से हिंदी है हम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ साहित्य के कई दिग्गज जुड़ेंगे, देश विदेश के लोग नरेंद्र कोहली जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आज हम हिंदी हम के मंच पर नरेंद्र कोहली को दैनिक जागरण की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। झीनी 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 बीनी चदरिया झीनी 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 काहे के
धन्यवाद विद्या शाह जी। ये थी प्रख्यात शास्त्रीय गायिका विद्या शाह, जिन्होंने अपने गायन से आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। धन्यवाद विद्या शाह जी, दैनिक जागरण के लिए आपने वक्त निकाला, नरेंद्र कोहली जी को आपने श्रद्धांजलि अर्पित की, आपका आभार। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने लेखनी के माध्यम से समकालीन साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप किया है। वो लेखक हैं, वो कवि हैं, वो गीतकार हैं, वो पटकथा लेखक हैं और बहुत जाने उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रसून जोशी की। और नरेंद्र कोहली को दी जाने वाली इस वैश्विक श्रद्धांजलि में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जी के साथ नरेंद्र कोहली जी का लंबा साथ रहा है। ये प्रसून जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन हैं और नरेंद्र कोहली जी इनके साथ उस बोर्ड में सदस्य रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी जगहों पे इन दोनों के संस्मरण होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो मैं प्रसून जी आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय में जब हम सब लोग इस वैश्विक मंच पर नरेंद्र कोहली जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आप उस हिंदी के कालजयी साहित्यकार को किस तरह से याद करते हैं? आनंद जी, पहले तो ये आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नरेंद्र कोहली जी को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन्हें विगत कुछ वर्षों से जानता रहा हूँ। उनका जो लेखन है उससे तो मेरा परिचय बचपन में ही हो गया था। हम सब ने न जाने कितनी उनकी रचनाएं हैं। और अगर हम मुझे याद करूं तो रेलवे स्टेशन पे जो बुक स्टॉल होता था, वहां पर ऊपर से नरेंद्र कोहली जी की पुस्तकें झूलती हुई दिखाई देती थी और हम तब से पढ़ते आ रहे हैं। और पर उसके बाद मेरा ये सौभाग्य रहा, मुझे उनका सानिध्य मिला। हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में वो उसके बोर्ड के सदस्य थे, तो कई बार उनसे उसके कारण कई चर्चाएं होती थी। हम लोग कई बार सेमिनार्स करते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे और मुझे धीरे धीरे और उनके साथ फिर मैंने कई साहित्यिक उत्सवों में भाग लिया। मॉरिशस भी हम लोग साथ गए हिंदी उत्सव मनाने के लिए। और न जाने कितनी और मैंने उनको कई बार फिल्मों के लोगों से भी मिलवाया। जब फिल्म के लोग पौराणिक कथाओं पर गलतियां कर रहे थे तो मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ करते थे नरेंद्र कोहली जी। मैं कहता था कि एक बार उनसे इस पर विषय पर बात जरूर कीजिए। और कई लोगों को मैंने ऐसे जो फिल्म मेकर्स थे, कई बार आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्री में हमने पहले भी इस पर चर्चा की आनंद जी आपके साथ, बिल्कुल, कि अधकचरा ज्ञान होकर उस पर आप एक फिल्म बना रहे हैं और उसके बाद फिर आपको लगता है कि वो शायद आपने श्रेयस्कर कार्य नहीं किया। तो मुझे लगता था कि नरेंद्र कोहली जी का अगर परामर्श लिया जाए तो मैं कई बार उनको उस तरह से भी संपर्क में रहता था। और जितना आप उन्हें जानते थे जी, आपको लगता था कि जितना सुंदर उनका कृतित्व है उतना ही सुंदर और बारीक और महीन उनका व्यक्तित्व भी है। बिल्कुल। और जितना आप जानते थे उतना और जानने की अभिलाषा होती थी। ये तो सोचा भी नहीं था मैंने कि कुछ ही दिन पहले हम लोग कार्यक्रम बना रहे थे मिलने का, कि बहुत दिन हो गए हैं, मिलना चाहिए, और इतनी जल्दी वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, ये कल्पना मैंने नहीं की थी। आपने फिल्म वाली बात की, वो नरेंद्र कोहली जी के व्यक्तित्व का एकदम से अलग सा, मतलब अलग प्रदेश है, अलग भूमि है, जहां वो नरेंद्र कोहली फिल्मों के बारे में बात करते। थोड़ा साहित्य के लोगों को सुनकर ये अचरज भी होगा। उनके साथ क्या कभी किसी ये सेंसर बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का आपको मौका मिला या नहीं मिला? उनके अनुभव कुछ हैं क्या फिल्मों से जुड़े हुए? जी, मेरी जब भी बोर्ड मीटिंग्स होती थी तो हम लोग चर्चा करते थे। उसके अलावा हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जो हम ऑफिसर्स को और जो अपने हमारे मेंबर्स हैं सीबीएफसी के। एक तो हमारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं, दूसरा हमारे रेगुलर मेंबर्स होते हैं, जो बहुत उनकी काफ़ी बड़ी संख्या होती है, जो रोज़ फिल्में की कमिटीज़ में बैठ कर के फिल्मों पर सर्टिफिकेशन का जो काम करते हैं। तो उन लोगों को भी
कैसे एक फिल्म पर कलात्मक रूप से किस तरह उसको देखना चाहिए, जिसे आप प्रासंगिकता कहते हैं वो क्या होती है। जैसे प्रासंगिकता पे ही वो तो ये मानते थे कि मैं न्यूज़पेपर अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें पौराणिक कथा दिखती है, और जब मैं पौराणिक कथा की बात करता हूँ तो मुझे उसमें आज का अखबार दिखाई देता है। बिल्कुल। और उनको वो कहते थे कि मूल भावनाएं नहीं बदलती, मानव की मूल भावनाएं नहीं बदलती है, वो प्रासंगिकता नहीं ढूंढती है, वो तो पैराफिनीलिया है, बाहरी आवरण है जो बदलता रहता है, लेकिन जो मूल है, और ये कोहली जी अक्सर कहा करते थे, जो मूल होती भावनाएं हैं, इसीलिए जो पौराणिक कथाएं जिन पर वो कार्य करते थे और जिनको उन्होंने चाहे वो महासमर जैसी का महाग्रंथ हो, उनमें वो बड़ी सहजता से आज के लोगों से जुड़ जाते थे। मैंने उन्हें कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा कि संघर्ष कर रहे हैं कि आज के पाठक से कैसे वो जुड़ाव लेकर आए। उसके लिए कोई वो बिलेबर्ड जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ उनका नहीं होता था। वो बहुत सहजता से जुड़ जाते थे, क्योंकि कहीं डीप डाउन नरेंद्र कोहली जी बहुत सॉर्टेड आदमी थे, बड़ा सुलझे, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे, और इतने सुलझे हुए थे कि जो बहुत ही विवादास्पद प्रसंग हैं हमारे पौराणिक कथाओं के, वो भी बड़ी सहजता से उन पर बात कर लेते थे, उन पर कार्य कर लेते थे। क्योंकि देखिए, कौन काम कर रहा है जब आप कहते हैं कि किस तरह से पोर्ट्रेल हुआ है, और ये पौराणिक कथा को और इन महान चरित्रों को, इन महान नायकों के साथ न्याय हुआ है कि नहीं। जब आप ऐसे आस्थावान व्यक्ति के हाथ में संपत्ति देते हैं तो आपको कभी संशय नहीं होता है कि वो इसके साथ न्याय नहीं करेगा। उनके अंदर मूल रूप से एक आस्था थी, एक अटल आस्था थी, एक फेथ था, बिलीफ था। और वो बिलीफ मैं किसी धर्म के बिलीफ की या फेथ की बात नहीं कर रहा हूं। उनका एक जो प्रकृति और मनुष्य का जो रिश्ता है, इस जीवन की जो ताना बाना है, उसके प्रति उनका एक विश्वास था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसे वो समझते थे, और वो उनके व्यंग में भी दिखाई देता है आपको, जिसे वो कहते थे मेरे चरित्र की वक्रता है। जी जी, मेरे अंदर जो वक्रता है उसे भी मुझे व्यक्त करना है। और वो कभी कहते थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं पाया कि उनकी वो वक्रता, उनके जो महान जो वो पौराणिक कथाओं पर कार्य करते थे, उसके आड़े आई हो या उसके साथ कोई विरोधाभास हो। ऐसा भी आपको नहीं दिखता है। बिल्कुल। नरेंद्र कोहली ने बहुत एक, अगर आप देखें तो मैं हमेशा उनको कहता था कि आपने लगभग 6 दशक के अपने रचना काल में, क्योंकि 1974 में दीक्षा उपन्यास उनका, उसके पहले भी वो 3-4 किताबें लिख चुके थे, कहानियां आदि लिखते थे। तो बहुत लंबे कालखंड में उन्होंने पौराणिक कथाओं को हमारे सामने लाया, और जिस तरह से आपने कहा कि एक सधी हुई कलम उनकी थी और सधा हुआ हाथ था, आस्था थी प्रकृति और मनुष्य के बीच में। सागर मंथन उनके उपन्यास में ये दिखाई भी देता है, जो उनके अभी कुछ दिनों पहले आया था। जी। आपको क्या लगता है कि इन्होंने जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक अलख भी कहीं नेपथ्य में या सामने से वो जलाते हुए चले जा रहे थे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई एजेंडा था। अच्छा, कोहली जी तो मन की सुनते थे। मैंने पहले कहा ना, अंदर से अगर आपकी लौ अगर जली हुई है तो बार बार आप अपना उद्देश्य तलाशते नहीं है। कोहली जी ऐसे नहीं थे तो बीच बीच में रुक कर ये सोचते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं, मेरे लिखने का क्या कारण है। ऐसे सवाल उन्हें परेशान नहीं करते थे, क्योंकि एक उनके अंदर एक लौ जो प्रदीप्त थी, वो उनका मार्गदर्शन करती चलती थी। एक अवचेतन से उनको एक तरह की दिशा मिलती रहती थी, और उसी को फॉलो करते हुए वो लिखते चलते थे। और हमारे सामने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना 18 साल तक वो एक विषय पर काम कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है उस पर बने रहना। देखिए, शुरुआत करना कई बार बहुत आसान होता है, और मैं तो क्षणिकाएं भी बहुत लिखता हूं, तो मुझे मालूम है कि वो क्षणिका मुझे समाप्त करने की भी बड़ी जल्दी होती है। और मैं कोहली जी से अक्सर पूछता था कि ये जो
आप उस पर टिक कर रहते हैं इतने वक्त तक। ये एक संबंध और ये विश्वास और ये प्रेम और ये आकर्षण इतने समय तक कैसे जीवित रहता है? बिल्कुल, वो उसी के अंदर जीवित रह सकता है जिसके अंदर हु इज नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। बिल्कुल, वो कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं लिखते थे, वो स्वयं को सिद्ध करने के लिए लिखते थे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो बहुत ऐसी बहुत जी, और दूसरी एक चीज है, देखिए जिन कथाओं पर वो काम कर रहे थे, अब जी, स्वामी विवेकानंद पर आप लिख रहे हैं। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद ने जो कहना था वो तो उन्होंने अपने भाषणों में कह दिया, बिल्कुल, अपने आर्टिकल्स में कह दिया, तो आप क्या कहेंगे? और तो उस पर वो अक्सर कहा करते थे कि मैं जो हूं उस मनस्थिति को पढ़ने की कोशिश करता हूं जिस मनस्थिति में स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। उस मन को पढ़ने की कोशिश करता हूं जिस मन से इसका उत्स है, जहां से इसका उत्सर्ग है। बिल्कुल, तो ये उनकी खोज जो थी एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए ना, ऑथेंटिक ऑथेंटिक खोज थी, और वो बिल्कुल, उसमें हमेशा लगे रहे। और अंत तक मैंने उनको देखा कि उनकी लेखनी चलती रहती थी, निर्बाध चलती थी। बिल्कुल, उसके लिए उनको कभी, जैसे कहते हैं, राइटर्स ब्लॉक जरूर आता होगा, जिसका वो जिक्र नहीं करते थे, बट ऐसा नहीं होता था कि वो उनके जीवन के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। बड़ी सहजता से फिल्म मेकर्स को वो सलाह देते थे, और जिनसे भी वो मिले हैं वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ है, उनकी बातों से प्रभावित हुआ है। और ये उनका एक ऐसा चैप्टर था जिसकी मैं एक्चुअली प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वो कई फिल्मकारों से मैंने उन्हें जोड़ा था, बिल्कुल, और मैं चाहता था कि उनका कुछ काम जो है फिल्म के लोग भी देखें और उनको, क्योंकि इतने महान हमारे युग के वो रचनाकार हैं कि एक और विधा मुझे लगता था उनसे जुड़ने वाली थी उनके जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, आपने बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत समग्रता में नरेंद्र कोहली जी की के रचना कर्म को, उनके व्यक्तित्व को व्याख्यायित किया। आपका बहुत आभार। मैं आप हिंदी उनकी में एक हमसे 4 लाइनों से मैं उनको, मेरी कविता है कि सर्प जी, क्यों इतने चकित हो, जी, दंश का अभ्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं। तो मुझे लगा मेरी ये कविता उन पर बिल्कुल बैठती है जाकर सांचे की तरह। तो मुझे लगा इससे समाप्त करना चाहिए। बहुत बहुत आनंद जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमेशा की तरह। आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तो नहीं, बहुत बहुत ये पंक्तियां भी नरेंद्र कोहली जी पर एकदम कि युगों से विष पीते हुए उन्होंने जिस तरह से अब पथ से डगमगाया नहीं एक लेखक, वो बड़ी बात है। और आपने अपनी कविताओं के माध्यम से उनके इस योगदान को रेखांकित किया, चिन्हित किया। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी के कालजयी साहित्यकार और प्रख्यात लेखक जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी, उनको आज हम दैनिक जागरण के मंच पर वैश्विक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अब मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी के पास कोहली जी से जुड़े हुए कई संस्मरण हैं, दिलचस्प, रोचक, भावुक कर देने वाले। तो हम मालिनी जी से जानना चाहेंगे कि वो आज जब हम नरेंद्र कोहली जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तो वो किस तरह से हिंदी के इस कालजयी साहित्यकार को याद करती हैं। सबसे पहले तो आचार्य नरेंद्र कोहली जी को मैं प्रणाम करते हुए, जिस यात्रा पे वो निकल गए हैं वहां पर वे प्रभु के चरणों में हूं, उनके शरण में, और मुझे कोई संशय भी नहीं है। उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दैनिक जागरण का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस त्रासदी के समय जब प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अपनी बात को कहना सुनना बहुत कठिन है, उस समय आपने ये एक आभासी तौर पर लेकिन वैश्विक श्रद्धांजलि की ये जो एक सभा आयोजित करी है और उसमें मुझको उसका हिस्सा बनाया, उसके लिए अनंत जी आपका, जागरण का, सबका बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।
कोहली जी की बात कहाँ से शुरू करूं। एक पाठिका होने के नाते मेरा उनसे रिश्ता था। अनंत जी, उनकी लोकप्रियता, आपने कहा मैं कई किस्से बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत पहले की बात है। मेरठ में हम थे और एक प्रकाशक, आपको पता है मेरठ में बहुत सारे प्रकाशक हैं, पुस्तकें बहुत जी। प्रकाशित होती हैं, उनके घर बैठे थे और वहां मैंने महासमर की किताब देखी और मैं उसको उठा के देखने लगी ऐसे ही। मैंने तब तक पढ़ी नहीं थी महासमर, ये बात 99-2000 की बात है। तो उन्होंने जी। कहा आपको पता है एक बात, सबसे ज्यादा बिकने वाले, छपने वाले कथाकार हैं नरेंद्र कोहली जी। मुझे आश्चर्य हुआ कि तब तक मैंने इतनों को पढ़ा था, कोहली जी को पढ़ना प्रारंभ ही नहीं किया। और फिर जैसे आपका दिल किसी पर, आपका मन किसी पर आ जाए, मैं रेलवे स्टेशन से गुजरती थी, किसी भी यदि पुस्तकालय जाती थी तो वहां पर कोहली जी ही नजर आते थे। और इस तरह से सबसे पहली पुस्तक जो मैंने उठाई वो राम का अभ्युदय थी। और राम का अभ्युदय प्रथम खंड, दूसरा खंड पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मेरे मन की जिज्ञासा के इतने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि मैं, आपने परिचय ही दिया, लोक गायिका हूं मैं, इतने राम के जीवन चरित्र की लीला की वो घटनाओं को मैं स्वर देती हूँ जिनमें वो 14 वर्ष के वनवास का जो पुरुषार्थ है वो नहीं दिखता, कम दिखता है। जैसे शबरी प्रसंग दिखता है, केवट प्रसंग दिखता है, अहिल्या को तारना दिखता है, और उसके बाद एकदम से किष्किंधा कांड प्रारंभ हो जाता है कि वो सुग्रीव के पास हनुमान जी मिलते हैं। लेकिन 14 वर्ष में राम ने किस प्रकार से एक सोए हुए आर्यवर्त को जगाया होगा और किस प्रकार अपना लोगों का आत्माभिमान जगाया होगा, मुझे लगा कि ये लिखने वाला भी बड़ा एक पुरुषार्थी व्यक्ति होगा। और ये रचना ही मुझे कोहली जी के पास ले गई। मैंने नंबर ढूंढा, उनसे मेरी बात हुई और बहुत ही जल्दी पुस्तक मेले में मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, जहां मैं गई इसलिए थे क्योंकि वो आने वाले थे। मेरठ से ही मैं गई थी और जब मैं उनसे वहां मिली तो मैंने अपना परिचय दिया, सिर्फ इतना कि मैं आपको पढ़ती हूँ। तो वो जो उनके चश्मे के पीछे से मोटी मोटी मुस्कुराती आंखें थी, बड़ी चैतन्य चंचल आंखें, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि आप भी पढ़ती हैं। और बात आई गई, खत्म हो गई। और उसके बाद जो साहित्यकार का जो एक उनका जो, मैं कहूंगी जो व्यक्तिगत पक्ष था, मेरा सौभाग्य था कि उसको जानने और जुड़ने का अवसर मिला। अनंत, पहली घटना मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अवार्ड वापसी के समय की है। अवार्ड वापसी के इसलिए आपको याद है कि उस समय पूरे देश में प्रपंच चल रहा था और ये था कि कौन कौन सा सम्मान न वापस कर दे। और साहित्य अकादमी के संग संग एक दिन संगीत नाटक अकादमी भी पंजाब से किसी ने वापस किया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे परिसर पे वहां आई। वहां पर मुझे लगा कि कोई कलाकार, शायद बस सरोजा वैद्यनाथन जी थी उस दिन साथ में, और मैं वहां पहुंची। वहां पर एक अलग, मैं तो कलाकार कभी से मैंने देखा नहीं था, लेकिन तुरंत एक सुबुकाहट पीछे से आई कि अरे देखो नरेंद्र कोहली जी भी आज आए हैं अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए। और वहां पे वो खड़े होकर बोल रहे थे और मैंने उनको सुना और उनको मैंने देखा और मेरी श्रद्धा उनके प्रति इतनी बढ़ गई कि जिस तरह मैं आज अपने आप को नहीं रोक पा रही थी और उनको देखकर मुझे तब भी लग रहा था कि क्या मुझे आना चाहिए था, क्या मुझको सार्वजनिक रूप से इस तरह से कोई इसको विचारधारा के संग जुड़ा हुआ ना देखे, क्या मेरी तरह कोई और भी है जो इसको सच के साथ खड़ा होना मान रहा है। और वहां पे कोहली जी को देख करके जो बल मिला, जो बोझ मिला, और उनकी बात से मैंने उस दिन सीखा अनंत कि यदि सत्य पाला है तो सत्य की रक्षा करने के लिए भी व्यक्तित्व में दृढ़ता होनी चाहिए। ये मैंने उनसे बहुत बड़ी सीख ली, बहुत बड़ी सीख ली। और मेरा सौभाग्य था अनंत की 80वां जन्मदिन जब उनका मनाया गया तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैंने 2 ही 3 लोगों को मैं चाहता हूँ कि उपस्थित रहूं, तो आप आएंगी। और आप तो थे उस आयोजन में अनंत, मुझे याद है आपने पगड़ी पहनाई थी उनको उस आयोजन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। और उस दिन भी मैंने उनको बताया कि कैसे एक साहित्यकार का जो व्यक्तित्व है, और ये भी एक इत्तेफाक है अनंत, जिन 2 व्यक्तित्वों से वो प्रभावित रहे, जिनकी वो दोनों मेरे प्रिय लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वही लेखनी उनकी दिखती थी। और एक घटना का यहाँ पर जो कि आपने जिक्र किया, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि लोक में राम एक आयोजन हम लोगों ने अयोध्या में करा था, जिसमें हमने प्रयास किया था कि लोक में, लोक कलाओं में, लोक कला के सारे आयामों में राम किस प्रकार उपस्थित है इसकी छटा दिखाएं। तो मैंने
उनको फोन करा और मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका जो बीज वक्तव्य है वो आप ही दें, हम 2 घंटे सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। जी। तो वो पहले तो मना कर रहे थे क्योंकि वो जल्दी कहीं आना जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आएंगे, एक शर्त पे कि तुम मुझे रामलला के दर्शन कराओगे। मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं आपके साथ दर्शन करूं। तो उस समय वो कुछ नहीं बोले और वो आए, उनका बीज वक्तव्य हो गया। शाम के समय 5 बजे कपाट बंद होने वाले थे, हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके मंदिर परिसर भागे क्योंकि सुबह उनकी फ्लाइट थी उनकी। जैसे ही पहुंचे, अनंत जैसे प्रकृति भी अपने आप में बहुत कुछ अनुभव करती है, आसमान में काले बादल छा गए और धीरे धीरे घनघोर वर्षा होने लगी। बस इतना समय था कि हम लोग रामलला के कपाट पे पहुंचे। वहां खड़े होकर कोहली जी ने मुझसे कहा कि मालिनी तुम जानती हो, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अयोध्या तभी आऊंगा जब मंदिर बन जाएगा, लेकिन अब कोर्ट ने चूंकि निर्णय दे दिया है, मैं रहूं ना रहूं, मैं आज अपने उस प्रण को पूरा करने के लिए रामलला के दर्शन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मंदिर निर्माण होने का निर्णय लिया जा चुका है। और जब भगवान लला रामलला के सामने वो खड़े थे तो बस वो हाथ ऐसे जोड़ करके वो सिर्फ रोते रहे, सिर्फ उनके चेहरे पे आंसू बस निकल रहे थे। हम लोग सब आ, एक अलग भाव विभोर थे और मैं तो उनको इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरे सामने, मैं उनको आधुनिक भारत का एक तुलसी कहती हूँ। क्योंकि अनंत मुझे लगता है कि ये बात मैं मानती हूँ कि माँ भारती या संस्कृति अपनी सेवा करने के लिए समय समय पे सपूत ढूंढ लेती है। कोहली जी भी ऐसे ही सपूत थे। उनका आना, उनका पौराणिक चरित्रों पर लिखना एक ऐसे भारत की ऐसी जरूरी आवश्यकता थी, अनिवार्यता थी, जहां पर हम भारतीयता के बोध से थोड़ा दूर भागने लगे थे, जहां हम की कसौटी पे अपने महापुरुषों को कसना चाहते थे। वहां पे उनकी जो मानवीय अभिव्यक्ति, उनकी जो पुनर्व्याख्या मैं कहूंगी पौराणिक चरित्रों की करी है कोहली जी ने। मैंने उनकी अहिल्या पढ़ी है और मुझे उनकी सबसे बड़ी बात ये लगती थी कि अंत में भी आप सोचें, कुछ समय पहले लोकप्रियता बता रही हूँ, मेरे पुत्र के मित्र की माँ से ने फोन कराया कि शरणम, यहाँ मध्य प्रदेश में वो शायद होशंगाबाद या कहीं छोटे उसमें शहर में थी, दिल्ली में यदि हमको मिल जाए तो जरा हमें शरणम भिजवाइए। मैंने शरणम तो मंगवा कर यहाँ यूनिवर्सल से लखनऊ में कुरियर की, लेकिन मैं कोहली जी मिले तो मैंने बताया कि मेरी उम्र की एक महिला आपकी कृति को मांग कर पढ़ रही हूँ, और मुझसे कहा, क्योंकि बेटे ने कहा मेरी माँ बहुत पढ़ती है कोहली जी को, आपका आभा मंडल कहाँ कहाँ विस्तृत है। और अंतिम उपहार उनका जो उन्होंने अपने इसी समाज में रहता हूँ मुझे स्वयं भिजवाई, मेरे बेटे के विवाह में आए। और जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां जब हम सामने थे, वो पीछे वहां मुख्य मंच से थे, वहां भी वो चश्मे के अंदर से देख करके वो उस तरह से मुस्कुरा रहे थे जैसे बेटी, एकदम जैसे कोई अपनी बच्ची बेटी को जाना। मुझे लगता है कि एक साहित्यकार की दृष्टि से तो वो इतना कुछ रच गए हैं कि आने वाली तमाम पीढ़ियां उसको न सिर्फ पढ़ेंगी, मनन करेंगी, बल्कि शायद उनके व्यक्तित्व के साथ वो न्याय करेंगी जो उनकी साथ पीढ़ी ने युवावस्था में उनके साथ नहीं किया। बहुत बहुत मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी से जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप कोहली जी को पढ़ें और तोड़ो अवश्य पढ़े। यदि विवेकानंद जी की जीवनियां तो सबने बहुत पढ़ी है, लेकिन वो और उनके गुरु ठाकुर का भी यदि ऐसा सजीव वर्णन पढ़ना हो तो कोहली जी ने तो साक्षात जैसे दृष्टि से देखा हो कि कैसे कैसे सब गुजरा बंगाल में, देख कर उतारा। मेरी शत शत नमन और श्रद्धांजलि। बहुत धन्यवाद मालिनी जी, आपने दैनिक जागरण के इस मंच के लिए समय निकाला और आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी को आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक बहुत ही भावुक कर देने वाला वाक्य भी आपने बताया, जो उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। वो हमेशा किसी भी बात में कहा करते थे राम जी की यही इच्छा होगी। तो मुझे लगता है कि राम जी की ही यही इच्छा थी कि वो जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाए तब वो उसके दर्शन कर पाए। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र कोहली, हिंदी के कालजयी साहित्यकार, मनीषी, चिंतक, आज हम उनको वैश्विक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दैनिक जागरण के मंच हिंदी है हम पर, हिंदी है हम से नरेंद्र कोहली जी का विशेष लगाव था। वो इस
पहल की शुरुआत, पहल के आरंभिक कार्यक्रम में भी हमारे साथ आए थे और दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर की जो पहली सूची थी वो श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी के कर कमलों से ही जारी हुई थी। आज दैनिक जागरण नरेंद्र कोहली जी को याद कर रहा है। पूरी दुनिया के हिंदी प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इस वैश्विक श्रद्धांजलि सभा में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार। प्रेम जन्मेजय जी का नरेंद्र कोहली जी के से बहुत लंबा संबंध रहा है। ये प्रेम जन्मेजय जी नरेंद्र कोहली के योग्य शिष्य हैं। इस वक्त व्यंग्य की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक नाम डॉक्टर प्रेम जन्मेजय। लगातार रचनाओं के माध्यम से समकालीन हिंदी साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप करने वाले प्रेम जन्मेजय नरेंद्र कोहली जी की व्यंग लेखन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको अपना गुरु मानते रहे हैं और कोहली जी से जुड़े हर कार्यक्रम में प्रेम जन्मेजय जी बहुत उत्साह के साथ शामिल होते हैं। और आज मैं उत्साह तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत भारी मन से हम सब लोग श्रद्धेय कोहली जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। डॉक्टर जन्मेजय, आपने दैनिक जागरण की श्रद्धांजलि सभा के लिए समय निकाला, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं आपके। आप इस वक्त अपने गुरुवर को कैसे याद करते हैं? आनंद जी, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ 2 कारणों से कि गुरुवर पर जो आयोजन कर रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा का, उसका मुझे हिस्सा बनाया। और दूसरा ये कि वास्तव में मुझे लगता नहीं है कि कोई हमारा रचनाकार इतना अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगा प्रवासी भारतीयों में, विदेशों में। तो ये जो वैश्विक जो धरातल पर आप ये जागरण जो काम कर रहा है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने पूछा कि आप इस समय कैसे सोचते हैं, तो आनंद जी खुद सोचिए। आपने अभी बताया भी कि मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा। 1966 में मैंने हस्तिनापुर कॉलेज में हिंदी ऑनर्स के छात्र के रूप में प्रवेश किया। तो ये मेरे गुरु थे, शिक्षक कहूंगा, मैं शिष्य था, ये शिक्षक थे। और 55 वर्ष का ये समय उनके साथ रहा। और वो संबंध जब टूटता है, सांसारिक संबंध कहूंगा, क्योंकि विचार के रूप में वो मेरे अंदर अभी भी जिंदा है। उनकी जो परंपराएं हैं, उनका जो शिक्षा है, उन्होंने जो उनकी सीख ली है मैंने, वो अभी भी जीवित है और वो रहेगी और मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने पहले शिष्य के रूप में मैं उनके साथ जुड़ा, वो मेरे शिक्षक थे। फिर वो मेरे साहित्यिक गुरु मिले, जैसे आपने बताया मुझे, उन्होंने कलम पकड़ना एक तरह से सिखाया। लेखक मंडल के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक तरह का हमारा प्रशिक्षण होता था वहां पर कि कैसे लिखा जाए। और वो बहुत निर्मम थे इस मामले में कि अक्सर हमारी आरंभ में जो रचनाएं होती थी, लाल पेन से लिखते थे और पूरी लाल होती थी। उन्होंने हमें भाषा का संस्कार दिया। ये अलग बात है कि अंत तक मैं उसको ज्यादा नहीं कर पाया। अंत तक मुझे वो डांटते रहे और कि कहाँ को तुम गड़बड़ करते हो प्रेम, इतना तुम्हें समझाता हूँ, तुम अभी भी नहीं समझते। और उनकी डांट मुझे अच्छी भी लगती थी। तो वो उन्होंने क्या, उसके पश्चात आनंद जी आपको बताऊं, वो मेरे अभिभावक बन गए। और अभिभावक इस रूप में कि मेरी पत्नी को पसंद करने वाले मेरे लिए, क्योंकि मेरे पिता बोले कि हम तो भाई 10वीं पास हैं और ज्यादा जानते नहीं, क्लर्क थे एलडीसी, तो तुम अब जो है प्राध्यापक हो गए हो, प्रोफेसर बन गए हो, तो यही तुम्हारे लिए अच्छी लड़की चुन सकते हैं। तो उन्होंने एक जो उपहार दिया मेरे जीवन में, उससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता। और इतनी रचनाएं जो मैंने लिखी, व्यंग का संस्कार जो ग्रहण किया, कबीर से भी किया, परसाई से, पर इनसे जो चीजें सीखी हैं। और उस समय बैठे ठाले के पन्नों पर यह साप्ताहिक में जो है परसाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल धीरे धीरे जा रहे थे और नरेंद्र कोहली जैसे लोग उसमें आ रहे थे। और इन्होंने व्यंग की दृष्टि से, मैं आपको बताऊं, आपने उसका की चर्चा भी की है अस्पताल की कई बार, तो इन्होंने 5 एपिसोड उपन्यास के माध्यम से जो अपनी बात कही है, वो जो है किसी ने आज तक 5 एपिसोड उपन्यास लिखे नहीं। इन्होंने भी 6ठा उपन्यास नहीं लिखा, पर उसका आपने पढ़ा है वो जो जिस तरह से, मतलब कहाँ विद्रूप की स्थिति ये हो जाती है व्यक्ति कि एब्सर्ड बातें करने लगता है। वो जब उसको कहता है कि तुम्हारा बधाई हो, तुम्हारा संतान मर गई, वो कहते हैं दूसरे को कब मारोगे।
मतलब इस तरह की बातें, क्योंकि आप रो नहीं पाते हैं कई बार। पर आपको बताऊं कि किस तरह से वो, आप जानते ही हैं कि बहुत कम कथाकार ऐसे हैं, अमृतलाल नागर मुझे लगते हैं इस दृष्टि से, कि जो विविध विधाओं में आवाजाही करते हैं। वो उपन्यास भी लिखते हैं, वो नाटक भी लिखते हैं, वो संस्मरण भी लिखते हैं, वो जो है व्यंग्य भी लिखते हैं। और ये बात सोच के नहीं बैठते कि आज मुझे इस तरह से रचना लिखनी है। उनका मानना ये है कि विषय वस्तु विधा तय करती है। उनकी एक रचना है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा। वो रचना जो है व्यंग्य रचना। एक बार मैंने आयोजन किया था व्यंग्य यात्रा का, और हर एक से पूछा, श्रीलाल शुक्ल थे, नामवर सिंह थे, कई लोग थे, जिनसे पूछा कि आपको अपनी कौन सी रचना सर्वश्रेष्ठ लगती है। तो आप मानेंगे, उन्होंने एक रचना अपनी बताई थी, हुए मर के हम जो रुसवा। और ये गालिब को लेकर लिखी हुई रचना है। और उनका मानना ये है, गालिब को लेकर जब वो कहते हैं तो उनका मानना ये है कि गालिब के समय की विसंगति, वो वस्तुतः क्या है, वो रचना जो है, उनका कहना यह है कि लेखकी सम्मान जो है, वो रचना मूलतः कहाँ जाती है, उसका उद्देश्य कहाँ है। वो कहते हैं लेखकी सम्मान जो है, जब आहत, आप उनसे मिले भी हैं, लेखकी सम्मान जब आहत होता है, वो उनको सबसे ज्यादा खराब लगता था। और इसी बात को, और उन्होंने कहा कि इसको मैं अगर पकने देता और देर रखता तो ये रचना हो सकता उपन्यास बन जाती। पर मुझे लगा कि व्यंग्य में कहना इसको, ये उन्होंने लिखा है उस रचना से पहले कि मुझे ये रचना क्यों पसंद है, तो ये उन्होंने लिखा है। तो कैसे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग कहते हैं कि भैया वो राम कथा और इसके पूरा कथाओं के पीछे पड़ गए, विषय उनके लिए तय करता था। जो उनके मन में आता था कि मैं नाटक लिखूंगा, संस्मरण लिखूंगा या व्यंग्य लिखूंगा। और इसी तरह से मुझे याद आता है कैसे स्व अनुभूत, अपना अनुभव उनका जाता था। एक घटना मुझे भूलती नहीं, कॉलेज की है, हमारी 1967 की है, शायद 66 में मैंने प्रवेश किया। अगले वर्ष में रामकृष्णपुरम में रहता था, कॉलेज मोतीबाग में था, और मैं साइकिल से आता जाता था। एक दिन मैं, मेरी क्लास 11 बजे की करीब थी और 9 बजे की प्रथम उसकी थी वर्ष की। तो मैं जब आया तो मैंने देखा बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग, कॉलेज बंद है। तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ। कहते यहाँ पे एक लड़के ने दूसरे लड़के को एक चाकू मार दिया। और उन इतने सारे लोगों में एक हिम्मती आदमी थे, नरेंद्र कोहली, जिन्होंने उसको, लड़के को जो है उससे पकड़ के उसको रोका और उस तरह से किया। 250 लोगों की भीड़ में कोई नहीं था। मैं तो सन्न रह गया कि गुरु, इस तरह से हुआ। तो मैं एकदम भाग के स्टाफ रूम में गया तो देखा कि वहां पर नरेंद्र कोहली बदहवास से बैठे हुए, क्योंकि वो उस समय बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, आप जानते हैं। तो उनके समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और लोगों ने घेर रखा है, खून से उनके कपड़े लथपथ हैं। और इस बात को आतंक, जब उन्होंने इसके आधार पर उन्होंने आतंक लिखा, और आतंक में उन्होंने कहा, जो सवाल किया, कि उस दिन मुझे लगा कि मैं जिस समाज में हूं वो समाज कहीं नहीं। मैं पुलिस है किंतु प्रशासन नहीं है। ये सवाल उन्होंने किया। वह पैसा लेकर चाकू मारने वाले के, पुलिस पैसा लेकर चाकू मारने वाले के गिरोह में शामिल हो जाती। बिल्कुल, ये चीजें उनको आहत करती थी। और ये स्व अनुभूत सारी चीजें उनके अनुभव क्षेत्र से गुजरी है। उन्होंने सिर्फ पुरानी कथाओं को या प्रख्यात कथाओं का सिर्फ व्याख्या नहीं की है, उसके माध्यम से एक विचार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी। वो लेखकीय गरिमा को लेकर बहुत सतर्क और बहुत क्या कहते हैं, संवेदनशील भी थे। मुझे याद आता है दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में हमने उनको लखनऊ में आमंत्रित किया था, संवादी में, और वो संवाद कर रहे थे मंच पर बैठ के उनके एक व्यक्ति से। पीछे कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो डॉक्टर कोहली ने बहुत साफगोई से माइक पर कहा कि अगर आपको मेरे सुनने में रुचि नहीं है, मेरी बातों में, तो आप सभागार से जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने अगली पंक्ति कही, वो और भी खतरनाक थी। और ये नैतिक साहस एक सुच्चे लेखक में ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं सभागार में मौजूद सारे लोगों से आग्रह करता हूं कि जिसको मुझे सुनने में रुचि नहीं है वो जा सकते हैं। तो ये नैतिक साहस
और नैतिकता की इस मीनार पर वही लेखक खड़ा हो सकता है जो सच्चा और सुच्चा होगा। मैं पंजाबी के थोड़े शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, आपने नरेंद्र कोहली के साथ बहुत सारी यादें अपनी साझा की, कॉलेज के जमाने से लेके उनकी उस ऐसी रचनाओं के बारे में भी बात की। दैनिक जागरण के इस मंच पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय निकाला और हम सब नरेंद्र कोहली को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपका श्रद्धा सुमन भी उस श्रद्धांजलि में शामिल हुआ, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। और अब मेरे साथ लंदन से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पद्मेश गुप्त। आपको मालूम है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यानी हमारे दर्शक, यानी हमारे दैनिक जागरण के पाठक, कि हम हिंदी के कालजयी साहित्यकार नरेंद्र कोहली को आज वैश्विक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हिंदी का इससे बड़ा साहित्यकार समकालीन दौर में शायद मुझे कोई याद नहीं पड़ता, जिन्होंने इतना विपुल लेखन किया और अपनी लेखनी के माध्यम से जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख तमाम अपमानों को, तमाम बाधाओं को झेलते हुए जलाए रखी। तो डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लंदन से। जैसा कि हमने बताया कि पूरी दुनिया के लोग आज नरेंद्र कोहली जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तमाम हिंदी से भी, हिंदी के लेखक, हिंदी के साहित्यकार। पद्मेश जी, नरेंद्र कोहली जी से आपकी रचनाओं से भी आप परिचित हैं और व्यक्ति के तौर पर भी आप उनसे परिचित हैं। आज दैनिक जागरण के इस मंच पर जब हम श्रद्धांजलि सभा में उनके बहुत भारी मन से जुड़ रहे हैं, आप उनको कैसे याद करते हैं? जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं नरेंद्र कोहली जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और अधिकांशतः मैं उनसे वैश्विक मंचों पर ही मिला हूं। मेरी भारत के कुछ आयोजनों में उनसे मुलाकात रही है। एक बार दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने मेरी कहानी पर भी वक्तव्य दिया था, लेकिन ट्रिनिडाड के हिंदी सम्मेलन में, मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन में और इंग्लैंड यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर वे 2 बार आ चुके हैं। एक बार 2002-2003 के समय आए थे जब हमने उनके कुछ आयोजन किए थे, लेकिन अभी 2 वर्ष पूर्व मार्च 2019 में वे मेरे विशेष निमंत्रण पर आए थे यहाँ पर इंग्लैंड, जब हमने लंदन कलम के आयोजन में उन्हें बुलाया था और वे मेरे ही निवास ऑक्सफोर्ड में ठहरे थे, जहाँ 3-4 दिन बड़ा अच्छा आत्मीय संवाद रहा उनके साथ। उनका बड़ा आत्मीय सानिध्य मुझे मिला और मैंने नरेंद्र कोहली जी के लेखन, उनके व्यक्तित्व के कुछ और स्वरूपों से मैं अवगत हुआ। नरेंद्र कोहली जी को हम लोग 2 स्वरूपों में विश्व उन्हें जानता है। एक उनकी स्पष्टवादिता और दूसरी पौराणिक कथाओं के लेखक के रूप में। लेकिन मैंने पाया इन दोनों के विपरीत। उनकी स्पष्टवादिता में कितनी आत्मीयता है, कितना प्रेम है, ये मैंने उनके सानिध्य से प्राप्त किया। और बचपन में मुझे याद आता है, मेरे पिताजी एक कविता की 2 पंक्तियां मुझे सुनाते थे कि हृदय सदैव समीप है जिसके, दूर वही हो जाता है, क्रोध उसी पे आता है जिससे अपना कुछ नाता है। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व नरेंद्र कोहली जी का था कि वो लोगों से इतना प्रेम करते थे कि अपनी स्पष्टवादिता के माध्यम से अपना कटाक्ष या स्पष्ट बात कहने में उन्हें कहीं संकोच नहीं होता था। दूसरी बात, जो उनको पौराणिक कथा के लेखक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन जब वे लंदन आए थे कलम सीरीज में तो अपना उपन्यास लेकर आए थे सागर मंथन, और यह उपन्यास बहुत ही आधुनिक उपन्यास है। आज विश्व में वैश्विक संस्कृति के बदलते हुए परिदृश्य पर उनके अनुभवों का एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं मानता हूँ। और मैं अपने सभी प्रवासी मित्रों से कहता हूँ कि इस उपन्यास को अवश्य पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी पीढ़ी और अब नई पीढ़ी को किस बदलते हुए परिदृश्य को स्वीकार कर रही है और किन अनुभवों से गुजरती है जब उनके पुत्र या पुत्री विदेशों में जाकर बसते हैं और विदेशी मूल के लोगों से शादी ब्याह करते हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं। तो इस प्रकार से नरेंद्र कोहली जी के लेखन का विस्तार मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है और हमें उनके सारे ही स्वरूपों को, रंगों को समझना पड़ेगा, उनके कृतित्व को नजदीक से और गंभीरता से समझने के लिए। इसके अलावा नरेंद्र कोहली जी के साथ मेरी उन 3 दिनों में आत्मीयता
कुछ स्तर पर इस स्तर पर गई कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे अपने जीवन के अनुभव और प्रसंग मेरे साथ साझा किए जो उन्होंने मुझसे कहा कि ना उन्होंने कहीं पर कभी लिखे हैं और न सार्वजनिक रूप से कहे हैं। उसमें से सबसे प्रमुख ये था कि जब उनका जन्म हुआ था अविभाजित भारत में, जो अब पाकिस्तान में है, और वे शायद 7-8 वर्ष के रहे होंगे जब अपने परिवार के साथ उन्हें पाकिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान है, वहां से भारत की सरहद के अंदर भारत में आना पड़ा था। और जिस बस या लॉरी में उनके परिवार को आना था, वो प्रयास कर रहे थे कि उसमें चढ़ जाएं अपनी जान बचाने के लिए, उसमें उनको जगह नहीं मिली, तो उनको दूसरी ट्रक या लॉरी जिससे भी आए थे, उस परिवार में कहीं से उनको जगह मिली, उसमें बैठे। लेकिन उन्होंने भी बताया कि जब वे वहां रास्ते से निकल रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वो आगे वाली जो ट्रक या लॉरी है उसमें 100% लोगों को मार काट दिया गया है। तो इस प्रकार से उनकी जान बची और वो यहाँ तक पहुंचे। तो इस प्रकार की उन्होंने मुझे कई अनुभव साझा किए और उस विभाजन के प्रति उनके अंदर जो आक्रोश था, उनके अंदर जो पीड़ा थी, वो भी उन्होंने मुझसे साझा की। और मैंने उनसे कहा कि ये आपको लिखना चाहिए हमारी नई पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं जरूर लिखूंगा, और ये कुछ रह गई है चीजें जीवन में, लेकिन संभवतः वह समय नहीं आ पाया और ऐसे बहुत से काम नरेंद्र जी के अधूरे रह गए हैं। इसी प्रकार से अनेक स्मृतियां हैं, कितनी साझा कर सकता हूं। नहीं, मैं पद्मेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने स्पष्टवादिता की चर्चा की। आपके साथ वो 4-5 दिन आपके ऑक्सफोर्ड में रहे और आपके साथ बहुत समय गुजारा उन्होंने। जब वहाँ विदेश कोई जाता है तो जाहिर सी बात है कि अपने होस्ट के साथ ही वो समय गुजारते हैं। आप वो थोड़े कुछ अनुभव बताइए कोहली जी के। जी हाँ, तो मैं वही आपसे साझा कर रहा था ये इस तरह की बात, और इन अनुभवों में ज्यादातर बातचीत है। हम उनको ऑक्सफोर्ड वगैरह घुमाने ले गए, उसके चित्र वगैरह भी मैंने फेसबुक पे डाले हैं। इसी प्रकार किसी एक बात पर मैंने नरेंद्र कोहली जी से कहा कि आपको तो यह सूचना थी, लेकिन आपका कोई उसमें कमेंट नहीं आया। तो कोहली जी मुझसे हंसते हुए बोले कि भाई मुझे तो कोई ईमेल नहीं मिला। मैंने कहा मैं ईमेल तो मैंने आपको किया है। तो मुझसे बोले कि अगर तुमने मुझे ईमेल किया होता, उस पर लिखा होता प्रिय नरेंद्र, तो मैं उसका जवाब देता। अगर उसमें तुमने 20 लोगों का नाम के साथ मुझे फॉरवर्ड किया है, कॉपी किया है, तो ऐसे ईमेल में देखता भी नहीं हूँ। और अगर तुम मुझसे संपर्क करो डायरेक्ट और मैं उसका उत्तर ना दूं, तो मैं गुनहगार हूँ। इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व और सीधी सीधी स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहना। उनके उसी उपन्यास के ऊपर भी बड़ी अतरंग चर्चा हुई, जो मैंने सागर मंथन जो मैंने पढ़ा। तो उस उपन्यास में कुछ इस प्रकार से कि इसमें जो पात्र है, उनकी बहू, जो उसके मुख्य नायक हैं, जो पहली पीढ़ी के हैं, दूसरी पीढ़ी का लड़का जो है वो एक अमेरिकन से विवाह करना चाहता है। तो बात में जब मैंने उपन्यास पढ़ा, उसका अंत देखा, तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये मान लीजिए ये अमेरिकी मूल की ना होती है लड़की, और ये कहीं से पाकिस्तानी मूल की निकलती, और शुरू से संभवतः उसका नाम वो अमेरिकी नाम होता, लेकिन उनको पता लगता कि ये पाकिस्तान, तो क्या आप ऐसे ही इसका अंत करते? तो बोले बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा क्या आपको नहीं लगता इस उपन्यास का एक और स्वरूप हो सकता है? तो मुझसे बोले कि ये तो मैंने लिख दिया है, अब ये तुम लिखो। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ा मजा आएगा आपकी इस पांडुलिपि के साथ खेलने के लिए और छेड़ने के लिए, और मैं आप ही के परिदृश्य से, आप ही की सोच, आप ही के विचार से इसके अंत को कोई और रूप देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस पाकिस्तान मूल की लड़की को स्वीकार किया या नहीं किया, या ऐसा भी हो सकता है कि ट्विस्ट हो सकता है कि ये लड़की उस परिवार से हो जिस परिवार के कारण इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा हो, ये लोग भारत आए हों। तो ये उनके अनुभवों के आधार पर, चूंकि उपन्यास था, मुझे नहीं पता कितना वो सच है या कितना काल्पनिक है, लेकिन इस प्रकार से था। तो मुझसे हंसने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसकी वर्ड फाइल में पांडुलिपि दे दीजिए, तो मुझे आसान होगा इसमें लोगों को बदलने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। तो भारत पहुंचते ही उन्होंने, मेरे पास ईमेल है, उन्होंने उसकी वर्ड फाइल में वो पांडुलिपि मुझे भेजी और उस पर लिखा कि प्रिय पद्मेश, देखो जैसा तुमने कहा था मैं भेज रहा हूँ। उसके बाद मुझे फोन किया, बोले जब तुम इस पर काम कर लेना तो मुझे बताना। तो देखिए कितना सहज, कितना सरल, कितना विस्तार हृदय है कि उन्होंने अपने उपन्यास की ओरिजिनल पांडुलिपि मुझे दे दी और कहा कि जब तुम्हें जो इससे करना हो करो, मुझे बताना कि तुमसे क्या हुआ। तो ऐसे बड़े दिल के थे नरेंद्र कोहली जी,
और जी। उनका अचानक जाना निश्चित रूप से उनके पाठकों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए तो दुख की बात है ये, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से इतना जानते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे, हमारे लिए निश्चित रूप से ज़्यादा हमें अफ़सोस हुआ है, दुख हुआ है। और यही कहूँगा कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले नरेंद्र कोहली जी का जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन उनका साहित्य, उनका लेखन निश्चित रूप से अमर रहेगा, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। और हमारा और अनंत जी, आप लोगों का, हम लोग का दायित्व है कि हम उनके साहित्य को वह दिशा प्रदान करें, वहाँ तक पहुँचाएँ, उस नई पीढ़ी तक, नौजवानों तक पहुँचाएँ, जिससे समाज में कुछ बदलाव की संभावना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने समय निकाला। मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और सप्ताह के इन दिनों में आपने डॉक्टर नरेंद्र कोहली की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मैं दैनिक जागरण की तरफ से डॉक्टर पद्मेश गुप्त आपका आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार। नमस्कार अनंत जी, और धन्यवाद, आभार मुझे ये अवसर देने के लिए कि नरेंद्र कोहली जैसे महापुरुष के विषय में कुछ कह सकें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र कोहली जी पिछले दिनों हमें छोड़ गए। दैनिक जागरण में आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का, हमने आभासी श्रद्धांजलि सभा का, वैश्विक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ इस श्रद्धांजलि सभा में जुड़ रहे हैं। जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जिन्होंने भी नरेंद्र कोहली जी के साथ थोड़ा समय गुजारा है, जिन्होंने उनकी रचनाओं का पाठ किया, उसको समझा, उनको पढ़ा, उनको जाना, सब लोगों को हम एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं दैनिक जागरण की इस मुहिम हिंदी है हम में, क्योंकि नरेंद्र कोहली जी इस मुहिम के साथ शुरुआत से हमारे साथ, आरंभिक दिनों से हिंदी है हम मुहिम के साथ जुड़े हुए थे। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं वानी त्रिपाठी टिक्कू, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, उसकी लंबे समय से सदस्य हैं और नरेंद्र कोहली जी के साथ इस बोर्ड में सदस्य हैं, रही हैं। और नरेंद्र कोहली जी के साथ इनका बहुत बचपन से साथ रहा है। इनके पिताजी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक थे और नरेंद्र कोहली और ये लोग एक ही इलाके में रहते हैं। तो वानी त्रिपाठी जी के पास उनसे जुड़े हुए बहुत सारे संस्मरण होंगे, हम उनको जानेंगे, दैनिक जागरण के पाठकों के साथ वो साझा करेंगी। वानी जी, नरेंद्र कोहली जी को आज आप कैसे याद करेंगी? सबसे पहले अनंत जी और दैनिक जागरण ग्रुप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे जूनियर बच्चों को ये मौका दिया है कि हम इतनी बड़ी साहित्य की और समाज की हस्ती पर आज अपने कुछ संस्मरण आप सबसे साझा कर सकें। मेरे जीवन के कालखंड के दो हिस्से हैं। एक भूतकाल जो मेरा बचपन है, वहां नरेंद्र कोहली जी के साथ संपर्क रहा, बाबा मेरे पिताजी की वजह से। और एक है वर्तमान कालखंड, जैसा कि आपने कहा, सेंसर बोर्ड पर वो मेरे साथ बोर्ड मेंबर थे। अमृतलाल नागर जी को कोहली जी अपना और अक्सर नागर जी जब लखनऊ से दिल्ली उनका आगमन होता था तो वो पिताजी के पास मिलने भी आते थे और कई बार हमारे निवास स्थान पर भी ठहरा करते थे। तो साक्षर अपार्टमेंट्स, जहां आज मैं अभी भी आपके साथ, जब नागर मेरे बचपन के दिनों में, तो कोहली जी जैसे ही उन्हें पता चला कि नागर जी आए हैं, फौरन उनसे मिलने आए। तो पहली बार शायद मैं 5वीं, 6ठी या 7वीं क्लास में थी। तो पहली बार पहले तो कोहली जी का ललाट इतना उज्जवल था और उन दिनों वो काफी युवा भी थे, बहुत दबंग थे, बहुत ब्लंटली बात करते थे, जो बाद में आखिर तक उनका एक स्वभाव रहा कि बेबाकी से बात करना और साहित्य को लेकर कभी चर्चा हो तो किसी लाग लपेट की उनसे अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी। तो अब वर्तमान कालखंड में जब सेंसर बोर्ड के वो मेंबर बन गए, तो उन्होंने पहली बार जब मुझे देखा तो मेरे पिताजी को वो गिरीश बोलते थे। अरे
गिरीश की बिटिया, तो अच्छा लगा, जैसे कानों में एक मधुर स्वर जैसे गुंजायमान होता है कि कोई आपको आपके पिताजी और आपके बचपन के दिनों से अगर जानता हो तो। लेकिन सबसे पहला सवाल उनका सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर बनने के बाद था कि जिस तरह का सिनेमा वाणी आजकल बनता है, इसमें क्या वाकई सेंसर बोर्ड कुछ कर भी पाता है? तो पहले तो मुझे ये सुनकर थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि अक्सर एक ये बात साहित्यिक हलकों में भी चर्चा रहती है कि सिनेमा से साहित्यकार बहुत कम संबंध रखते हैं, और जो साहित्य सर्जना करते हैं, जिनका रोज का काम यही है, वो सिनेमा को बहुत ही एक घटिया शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो बहुत गौण सा एक रुख रखते हैं सिनेमा के प्रति। लेकिन वाकई पहली बोर्ड मीटिंग में ही मुझे ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि कोहली जी को हिंदी सिनेमा के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी थी। सिनेमा का सामाजिक प्रभाव, इसको लेकर वो बहुत प्रतीकात्मक रूप से भी बात किया करते थे। और जब उन्होंने रिवाइजिंग कमिटीज करनी शुरू की कुछ रिवाइजिंग कमिटीज के पहले उन्होंने मुझे फोन करके पूछा भी। मैं जूनियर मोस्ट वेटरन थी सीबीएफसी की, मेरा उस समय 4था साल था और अब 6था है, तो 3 साल में गुजार चुकी थी और भयंकर उपद्रव वैसे गुजर चुका था सेंसर बोर्ड जब तक नए बोर्ड की गठन हुई प्रसून जोशी जी के चेयरमैनशिप में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक सर्वांगीण सामाजिक साहित्यिक दृष्टि रखने वाला ऐसा साहित्यकार हिंदी साहित्य को दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत मन दुखी भी हो रहा है, व्यथित भी हो रहा है, लग रहा है कि जैसे मेरे पिताजी फिर से चले गए। और ये भी कि कोहली जी का साहित्य न केवल कालजयी है, मैं आज भी मानती हूँ कि उनके ज्यादातर साहित्यिक कृतियों का सिनेमा में बहुत बड़ा एक उसका एक रेखांकन हो सकता है, उसका प्रतिनिधित्व हो सकता है। उन्होंने ऐसी कालजयी कृतियां छोड़ी हैं जिन पर आज अगर हम सिनेमैटिक दृष्टि से भी बात करें तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, और वो कृतियां सिनेमा के पर्दे पर भी स्वर्णिम रूप से अंकित की जा सकती हैं। तो वानी, आपने बचपन की यादें भी ताजा की और इस तरह से भी की। आपकी उनसे फोन पर बात होती होगी, वो कई बार आपने, जब आप लोगों ने उनको सेंसर बोर्ड में पहली बार नामित किया था तो नरेंद्र कोहली जी ट्रेस ही नहीं हो पा रहे थे, बड़ी लंबी सी कहानी है। मंत्रालय के लोग किसी दूसरे नरेंद्र कोहली को ढूंढ रहे थे, कोई दूसरा ही नंबर था। तो ये बड़ा एक दिलचस्प प्रसंग था। और आपने कहा कि वो रिवाइजिंग कमेटी में तो उनके वो जब फिल्में देखते थे, तो थोड़ा और अगर हमें उनके बारे में कुछ बताइए कि फिल्मों को लेकर उनका रुख क्या होता था, क्योंकि ये उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में साहित्य जगत को या दुनिया को ही बहुत कम पता है। बहुत अच्छे सवाल है नंद जी, और बहुत विचित्र है ये प्रकरण कि शुरू में किसी और नरेंद्र कोहली नाम के व्यक्ति का नंबर मंत्रालय के पास था और वही सीबीएफसी के ऑफिस को दिया गया। 2-3 बार मुझे प्रसून जी ने भी कहा पता नहीं कोई महिला फोन उठाती है और बहुत बीमार है कह के फोन पटक देती है। अब बचपन से मधुरिमा जी के बारे में इतना तो पता ही था कि वो कितनी स्नेहिल और भद्र स्वभाव की है, और ये संभव ही नहीं था कि नरेंद्र जी के लिए कोई फोन करे और कोई और फोन उठाए। अगर मधुरिमा जी भी मान लीजिए उठाए तो बहुत ही भली, बहुत ही क्या कहना चाहिए, सौम्य स्वभाव के हैं और उनकी भाषा भी उतनी सौम्य है। तो कई हफ्तों और महीनों की सुगबुगाहट और हलचल के बाद पता चला कि वो तो नंबर ही गलत था। तो पहले तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड था। दूसरी बात, रिवाइजिंग कमेटी की अगर मैं बात करूं तो अक्सर क्या होता है कि साहित्यकारों को लेकर एक छवि सिनेमा वालों के भी मन में रहती है कि वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, वो बहुत ही रूढ़िवादी होते हैं, वो बहुत ज्यादा अश्लील भाषा को लेकर हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसको उस पर नाराजगी व्यक्त करें, या चित्रण को लेकर, या जिस तरह का कथानक आजकल फिल्मों में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, और बहुत गर्व के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण और सिनेमा को लेकर उनकी बहुत ज्यादा जिद रहती थी।
एक बार बोर्ड में हमने ऑब्जेक्टिफिकेशन पे बहुत लंबी चर्चा की और मैं, प्रसून जी, विद्या बालन, कोहली जी बिल्कुल एक ही पृष्ठ पर रहे सारा दिन। कई घंटे वो मीटिंग चली कि आइटम नंबर्स को लेकर जो भद्दापन, जो अश्लीलता, जो विद्रूपता सिनेमा में देखने को मिलती है और जो उसका सामाजिक भयंकर प्रभाव है महिलाओं पर, यहाँ तक कि शायद कोहली जी ने ये भी कहा उस मीटिंग में कि जो वायलेंस, जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ होती है, इस तरह के चीप चित्रण की वजह से उसको बढ़ावा मिलता है। तो जो उनके हम कैरेक्टर्स देखते हैं साहित्य में, जिस तरह से उन्होंने इतने सारे नारी चित्रों के बारे में लिखा, उनका चित्रण किया, बिल्कुल वही मर्म, वही जुज उनके अंदर था जब महिलाओं के सशक्तिकरण और चित्रण की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात है, वो इतने प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील व्यक्ति थे कि उन्होंने बोर्ड में अक्सर ये कहा, हाँ मैं हिंदी वाला हूँ और अच्छी हिंदी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक बात महत्व की है कि हिंदी सिनेमा ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जिस तरह से वैश्विक स्तर पर काम किया है, वो शायद ही कोई और लोकप्रिय माध्यम कर पाए। तो इसी से पता चलेगा कि उनका वैश्विक दृष्टि सिनेमा को लेकर, साहित्य को लेकर, समाज को लेकर कितनी विस्तृत थी, वो कितनी बड़ी नजर रखते थे कि लोकप्रिय सिनेमा और साहित्य का कितना बड़ा संबंध है। ये बहुत अविस्मरणीय है बात और बहुत नमन करती हूँ आज भी मैं उनको याद करके इस एक विचार के लिए, जो लगातार वो मंचों पर भी बोलते रहे और सीबीएफसी के बोर्ड में बैठकर भी लगातार इस पर वो चर्चा करते थे। वानी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने उनका जयपुर में एक इंटरव्यू किया था जिसमें कर्ण के चरित्र पर बात हो रही थी और श्रोताओं में से किसी ने उनसे कर्ण के चरित्र के बारे में पूछा तो नरेंद्र कोहली जी ने मंच से कहा था कि कर्ण बहुत ही नीच पात्र था। और जब थोड़ी सी बहस जैसी हुई तो उन्होंने कहा कि मूल महाभारत पढ़िए। मैं न शिवाजी सावंत के कर्ण को जानता हूं, न मैं दिनकर के कर्ण को जानता हूं, मैं तो वेद व्यास के कर्ण को जानता हूं, जो द्रौपदी के चीरहरण के समय जिस तरह की भाषा का उपयोग उसने किया है, मैं उस नीच पात्र को जानता हूं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, महिलाओं के उसको लेकर वो बहुत ही सजग रहते थे और बहुत ही चिंता भी व्यक्त करते रहते थे। वानी त्रिपाठी टिक्कू हमारे साथ आप जुड़ी। दैनिक जागरण के इस मंच पर आपने श्रद्धेय नरेंद्र कोहली को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वैश्विक सभा में आपने समय निकाला थोड़ी देर के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित हों और उनकी कालजयी कृतियां और कालजयी बने और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो नरेंद्र कोहली से परिचित हो सके। ये बहुत बड़ा काम है जो आपने और जागरण ने किया। अनिल जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। नरेंद्र जी को नमन, बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र कोहली जी की इस विशेष श्रद्धांजलि सभा में, वैश्विक श्रद्धांजलि सभा में अनिल जोशी जी, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के उपाध्यक्ष हैं और नरेंद्र कोहली जी के बहुत बहुत करीब रहे हैं और कोहली जी के आखिरी दिनों में भी इनका संवाद उनसे होता रहा। मैं कोहली जी के व्यक्तित्व, उनके लेखकीय व्यक्तित्व जिस पर भी अनिल जोशी जी बात करना चाहें, मैं चाहूंगा कि दैनिक जागरण के पाठकों से वो के साथ वो अपनी कोहली जी की यादें साझा करें। अनिल जोशी जी। बहुत धन्यवाद अनंत विजय जी और दैनिक जागरण का कि वो हम सबको आदरणीय नरेंद्र कोहली जी के साथ अपनी श्रद्धांजलि साझा करने का अवसर दे रहा है। हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि नरेंद्र कोहली जी नहीं है। ये समय, कोरोना काल ऐसा समय है, शायद हम में से किसी ने भी अपने जीवन में ऐसा समय नहीं देखा होगा। मैं स्वयं बीमार हो गया था, वैक्सीन का रिएक्शन था और जब मैं अस्पताल से वापस आया तो मुझे पता चला कि नरेंद्र कोहली जी अभी अस्पताल में हैं। और ये भी एक, मैं समझता हूँ कि एक टिप्पणी ऐसी थी जो मुझे और प्रेरित किया। आदरणीय मधुरिमा जी ने कहा कि शायद अनिल अभी अस्पताल में नहीं होते तो उनकी व्यवस्था और उनकी सेवा बेहतर हो सकती थी। हम लोगों ने अंतिम समय में बहुत प्रयास किया। आदरणीय अनंत विजय जी ने भी, राहुल देव जी ने भी, कई मंत्रियों ने भी उनसे संपर्क किया, जिनमें हर्षवर्धन जी, निशंक जी शामिल थे,
परंतु उन्हें हम बचा नहीं सके। मैं ये मानता हूं, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सोचें तो नरेंद्र कोहली जी का जीवन एक मिशन की तरह था। ये क्या एक संयोग है कि वो 1940 में पैदा हुए और उसके तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही उनका एक प्रोफेशन बनता है सब संघर्षों के बाद, वो दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर एक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। 1965 से 1975 तक की जो उनकी यात्रा है, मैं ये मानता हूं कि वो उनके एक लेखक के रूप में उभरने और स्थापित होने की यात्रा है। उसमें एक व्यंग्यकार के रूप में वो स्थापित हुए, एक कहानीकार के रूप में एक स्थापित हुए। वो अपने जैसे अपनी कला को मान रहे थे, निखर रहे थे। उन्होंने कई गोष्ठियां भी की, उसमें नागार्जुन भी होते थे, सुधीश पचौरी होते थे और भी बहुत सारे लोग होते थे। 1975 में उनका एक उपन्यास जो है वो प्रकाशित हुआ जिसका नाम था दीक्षा। मैं ये मानता हूं कि दीक्षा एक यूरेका पॉइंट जिसको बोलते हैं कि हाँ, मुझे वो सत्य जिसकी मैं तलाश में था मिल गया। तो कोहली जी को शायद वो सत्य मिल गया था। लगभग 1975 का ही एक साक्षात्कार मैं अमृतलाल नागर का देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी विरासत को संभालने वाले लोगों में नरेंद्र कोहली प्रमुख होंगे। ये उस छोटी सी आयु में, यानी कि उस समय 35 वर्ष के रहे होंगे नरेंद्र कोहली, और इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट था अमृतलाल नागर जी का। दीक्षा बहुत ही प्रगतिशील कथा थी। पहली बार राम को इतना प्रगतिशील माना गया, जो जिसको हम स्त्री विमर्श कहते हैं, तो अहिल्या नहीं है, अहिल्या सी शिलावत है वो, और उसको कोहली जी जो है उद्धार करते हैं उसका इस रूप में कि उसको स्वीकार करते हैं, उसको समाज में स्वीकृति दिलाते हैं। और फिर पूरा विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के दरबार का प्रसंग है। तो कुल मिलाकर एक प्रगतिशील लेखक के रूप में जिनकी राम के प्रति जो आस्था है, और एक वो जो राम जो विश्वसनीय है, जो समकालीन समाज में स्वीकार्य है। उसके बाद शायद कोहली जी को रास्ता मिल गया और कोहली जी अभ्युदय और इस तरह की जो रचनाएं वो लगातार करते रहे, जिसके कारण से राम कथा एक बार पुनः केंद्र में आ गई और नरेंद्र कोहली जी को बहुत यश मिला। बहुत स्वाभाविक था कि नरेंद्र कोहली राम कथा के बाद ये सोचते कि अब मुझे किधर जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे जिसको हम कहते भी हैं, हमारे भारत के जितने भी प्रमुख लेखक हैं उन्होंने ये माना है कि मिथक, प्रतीक और बिंब, इनको मिलाने के बाद जो लेखन होता है वो लेखन ऐसा होता है कि जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे उस समय खासतौर से 60 से 85 तक के लेखक बड़े ही एक अपराधी भाव से, ग्लानि के भाव से, हे भाव से देखते रहे, और उसी को चाहे निर्मल वर्मा हो, चाहे अज्ञेय हो, चाहे नरेंद्र कोहली हो, चाहे अमृतलाल नागर हो, चाहे धर्मवीर भारती हो, इन्होंने ये माना कि भारत की जो दिशा है वो इसी से तय होगी। और उन्होंने फिर उसके बाद महाभारत लिखा। महाभारत से जुड़ा एक प्रसंग मुझे याद आता है। महासमर की उन्होंने श्रृंखला की थी। तो 1997 में एक कार्यक्रम था जिसका मैं संचालन भी करने का मुझे सौभाग्य था। आदरणीय अटल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। अटल जी कभी भी किताब पढ़े बिना नहीं आते। अटल जी ने वो पूरी किताब पढ़ी और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देखिए, मैं रश्मि रथी के कारण से कर्ण का बहुत बड़ा अनुयायी रहा, परंतु जो धृतराष्ट्र के दरबार में जिस तरह से कर्ण का व्यवहार था द्रौपदी के प्रति, उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कर्ण के चरित्र पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। तो आदरणीय कोहली जी का लेखन ऐसा था जिसने अटल जी जैसे राष्ट्र पुरुष को भी कर्ण जैसे चरित्र पर दोबारा सोचने के लिए बाध्य कर दिया। जब मैं महासमर पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय कोहली जी जो थे, अब उनको अपना रास्ता अच्छी तरह मिल गया। मैंने बहुत सारे लेखकों को सुना है जिन्होंने कहा कि वो व्यासकार थे। सच में वो व्यास की भूमि पर स्थापित हो गए थे और अब वो पात्रों को उस तरह से देख रहे थे जैसे व्यास देखते हैं। अब उनको किसी बाह्य उपकरण की, किसी खास किस्म की प्रगतिशीलता की भी आवश्यकता नहीं। मैं युधिष्ठिर को देखता हूँ,
युधिष्ठिर को, मैंने गुरचरण दास की भी किताब पढ़ी, युधिष्ठिर का सत्य लोगों को समझ नहीं आता है कि युधिष्ठिर कैसा पात्र है जो ऐसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का आग्रह करता है। और जब मैं कोहली जी को पढ़ता हूं तो शायद ही हमारे व्यासकारों में से कोई ऐसा होगा जिसने इतनी संवेदना और सहानुभूति के साथ युधिष्ठिर के लिए लिखा। तो कोहली जी ने महासमर लिखते लिखते राम कथा और महाभारत, ये दोनों चीजें जनता के पास पहुंचा दी। और शायद फिर उनको जो यश मिल रहा था, उस समय तक मैं भी उनके संपर्क में काफी आ चुका था, उस समय शायद वो अभ्युदय लिख रहे थे और उसके बाद मेरे सामने ही उन्होंने महाभारत का महासमर लिखा। और जो एक अंतिम सीरीज जिसको हम कहना चाहें वो तोड़ो कारा तोड़ो उन्होंने लिखी। तो मैं समझता हूं भारत के बहुत सारे लेखकों ने कहा है कि भारत का जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है उसके जो बहुत बड़े लेखक थे वो विवेकानंद थे। और कोहली जी को राम कथा और महाभारत लिखने के बाद ऐसा लगा कि अब मुझे ऐसी सीरीज लिखनी चाहिए जिससे मैं भारत को दिशा दे सकूं और एक आइडियल, एक आदर्श पात्र की रचना कर सकूं जिसके चरण चिन्हों पर भारत चल सके। तो तीसरी सीरीज उन्होंने लिखी जो तोड़ो कारा तोड़ो थी। और तोड़ो कारा तोड़ो लिखने के बाद जैसे ऐसा लगता है कि जैसे उनको आत्म तृप्ति मिली हो और उनको इतना यश मिला जिनको कहा जाता है कि वो सबसे लोकप्रिय लेखक हो गए। कोई उसको इस रूप में लेता है कि उनको रॉयल्टी बहुत मिलती थी, कोई इस रूप में लेता है कि उनकी पुस्तकें बहुत बिकती थी। मैंने स्वयं देखा कि मेरे साथ के जो लोग थे, जैसे हमारे काम करने वाले हमारे साथ थे, उनको किसी काम के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा सकते, अभी नहीं, आधे घंटे बाद। तो मैंने बाहर निकल कर देखा तो वो तब तक नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास पढ़ रहे। तो नरेंद्र कोहली बहुत अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय और असाधारण लेखक थे और उन्होंने जीवन में जो निश्चय किया, जो सोचा, उसके लिए एक लेखक के रूप में शायद ही भारत में कोई व्यक्ति हो जिसने लेखक के रूप में अपना जीवन ऐसे समर्पित किया है। हम सब लोग पार्ट टाइम लेखक हैं, लिखते भी हैं, परंतु वो लिखते ही थे और उन्होंने इस लेखन को अपनी प्रमुख रूप से प्रतिबद्धता रखी। और उसके बाद भी उन्होंने अंत में एक सागर मंथन पुस्तक भी लिखी। मुझे उसका समीक्षा करने का भी सौभाग्य मिला लोकसभा टीवी पर, जो उनको पसंद भी आया। उन्होंने वह समाज जिससे मैंने जाना यह भी लिखा और बहुत से उनकी परियोजनाएं थी। काश इस कोरोना ने जितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को, असाधारण प्रतिभाओं को हमसे छीन लिया, उसमें आदरणीय कोहली जी भी थे। अभी भी मन मानता नहीं है, हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत धन्यवाद अनिल जोशी जी, आपने दैनिक जागरण की इस वैश्विक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए समय निकाला, आपका आभार। आप जिस दीक्षा की चर्चा कर रहे थे वो 20 अप्रैल 1974 को ही उन्होंने लिख के पूरा किया था और उस दीक्षा को हिंदी के 3-4 स्वनामधन्य प्रकाशकों ने छापने से मना भी कर दिया था। तो जितने भी बड़े लेखक हमारे दौर के हुए हैं उन्होंने प्रकाशकों का एक ये रिजेक्शन भी झेला है, चाहे आज के दिनों में अमीश त्रिपाठी हो, अश्विन सांघी हो। तो इससे हमारे हिंदी के लेखकों को घबराना नहीं चाहिए, कई बार रिजेक्शन आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जी, जो नरेंद्र कोहली जी के बहुत करीब रहे हैं। ये अपनी श्रद्धांजलि सभा में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद जोशी जी। जी बहुत बहुत आभार। नरेंद्र कोहली, हिंदी के कालजयी रचनाकार, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैश्विक मंच पर तमाम दुनिया के हिंदी प्रेमी नरेंद्र कोहली जी को याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से अनूप भार्गव जी। अनूप भार्गव जी हिंदी प्रेमी हैं। इनको 2015 में इनको हिंदी सम्मान मिल चुका है और अभी अभी इनको केंद्रीय हिंदी सचिवालय ने अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक मनोनीत किया है, विश्व हिंदी सचिवालय ने, जो मॉरिशस में है। तो अनूप जी से मेरी काफी दिनों पहले एक बार बातचीत हुई थी, तो बातचीत के क्रम में हम दोनों ने मिलकर श्रद्धेय कोहली जी को याद किया था। कोहली जी के एक पुत्र अमेरिका में रहते हैं, तो वो अमेरिका की यात्रा पर जाते थे, तो उसी दौरान अनूप भार्गव जी की मुलाकात उनसे हुई थी। इनके पास उनसे जुड़े हुए कई संस्मरण हैं।
अनूप जी, दैनिक जागरण आज इस आभासी श्रद्धांजलि सभा जो नरेंद्र कोहली की याद में कर रहा है, मैं उसमें आपके विचारों को जानना चाहता हूं। नरेंद्र कोहली को लेकर आपके क्या संस्मरण है, या उनकी रचनात्मकता को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आपको अनंत विजय जी, और दैनिक जागरण के सभी पाठकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। तो मैं इससे पहले आगे कुछ कहूं, एक दो बातों को मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मैं पहली बात तो ये कि साहित्य का कोई बहुत बड़ा विद्यार्थी नहीं हूं। इंजीनियरिंग मेरा विषय रहा है, लेकिन साहित्य में मुझे रुचि है और मैंने जितना भी समय मुझे मिल पाता है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो नरेंद्र कोहली जी की जब बात आती है तो उन्हें भी मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने उनकी कुछ ही पुस्तकें पढ़ी हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं नरेंद्र कोहली जी का जो रचना संसार है इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है, अलग अलग विधाओं में उन्होंने लिखा है। तो मैं जो बातें जिन्होंने मुझे प्रभावित किया वो मैं आपके सामने विशेष रूप से रखना चाहूंगा जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं, तो एक बात जो हमें सिखाई जाती है शुरू से। अनूप जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। जी। मैं अपने पाठकों को बता दूं कि अनूप जी भले ही ये कह रहे हो कि साहित्यकार नहीं हैं या साहित्य में उनकी गति नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे कवि हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक मंच पर हिंदी को स्थापित करने के लिए और हिंदी को फैलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो आप मानेंगे? वो भी अनंत जी, मेरा हिंदी के प्रति प्रेम है, तो मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि मैं जो भी काम करता हूं वो उसको स्वार्थ कह लीजिए, मैं अपने आनंद के लिए करता हूं। जी। तो मैं अपने आप को कभी हिंदी सेवी भी नहीं कहना चाहता, हिंदी प्रेमी सही शब्द है, और हिंदी से मुझे प्रेम है, ये इस बारे में कोई दो राय नहीं है। बचपन से मैं कविता ने मुझे, हिंदी साहित्य ने मुझे अपनी तरफ खींचा है, और कविता मेरा प्रेम है। जी। तो अब मैं आता हूं कि जो मैं बात कह रहा था कि इंजीनियरिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि हर बात को तर्क से समझाया जाना चाहिए, हर बात का तर्क होना चाहिए। तो कोहली जी को जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहली बात जो मुझे प्रभावित की और सीधी मेरे दिमाग में उतरी कि वो हर बात को तर्क से समझाने की कोशिश करते हैं। राम जो है उनके भगवान नहीं है, एक विशिष्ट पुरुष हैं वो, जिनमें कुछ विशिष्टताएं हैं, उनमें कुछ उनका चरित्र है, और उसको हर बात को वो बड़े उससे समझाते हैं। तो ये मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि, और ये बात मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि जब यही बात मैंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, जो कि यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर बड़े हुए हैं, तो उनको मैं ये नहीं कह सकता था कि ये रामचंद्र जी भगवान हैं इसलिए आप उनको माने। मुझे ये बताना, मैंने उनको ये बताया कि आप रामचंद्र जी के चरित्र में जो एक साधारण आदमी से किस तरह से ऊपर उठ के महापुरुष बना जाता है, उस तरह से मैंने अपने बच्चों को राम का चरित्र समझाने की कोशिश की, और यही मैं नरेंद्र कोहली जी का योगदान मानता हूं। और दैनिक जागरण का ये मंच जो है, इस मंच का नाम भी है हिंदी हैं हम, तो यहाँ आपका आतिथ्य करते हुए, और कोहली जी ने इस जब हम लोग, आपको बताऊं कि जब हिंदी हैं हम मुहिम की शुरुआत कर रहे थे या इस पहल को हमने आरंभ किया था, तो वो कोहली जी के हाथों ही ये संभव हो पाए। उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था, दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम का, इस उपक्रम का। तो इसलिए भी हम कोहली जी को लेकर बहुत थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं, उनकी बातें याद करते थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। धन्यवाद अनूप जी। ये थे अनूप भार्गव जो मेरे साथ अमेरिका से जुड़ रहे थे और नरेंद्र कोहली जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनूप जी। हिंदी के कालजयी साहित्यकार, लेखक, चिंतक, मनीषी नरेंद्र कोहली जी को दैनिक जागरण की श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग याद कर रहे हैं। हम इस वैश्विक श्रद्धांजलि सभा में उनसे जुड़े तमाम लोगों को आज
इस आभासी मंच पर हमने इकट्ठा किया है ताकि नरेंद्र कोहली के व्यक्तित्व के वैराग्य को आप सबके सामने, हम आप सबके सम्मुख हम रख सके। हालांकि हमारा ये प्रयास बहुत छोटा है। नरेंद्र कोहली जी का जीवन, उनका लेखन और उनका संघर्ष बहुत विशाल है। उसको इस छोटे से आभासी श्रद्धांजलि सभा में समेटना संभव भी नहीं है, लेकिन हम उनके साथ जुड़े उनसे जुड़े लोगों को, जिनसे उनके संबंध और संवाद दोनों रहे हैं, उनको इस मंच पर आज इकट्ठा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। बलदेव भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला। दैनिक जागरण की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कोहली जी को आप किस तरह से याद करते हैं? सबसे पहले तो अनंत जी, आदरणीय नरेंद्र कोहली जी को बहुत आदर के साथ भावपूर्ण और विनम्र श्रद्धांजलि। और वास्तव में आपकी ओर से इस प्रकार का आयोजन, कोहली जी को याद किया जाए, ये देशवासियों के लिए एक बहुत हितकर है। कोहली जी का जीवन, उनका विचार, उनकी साहित्यिक दृष्टि इस बहाने सबके सामने आएगी, यही वास्तव में उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे लगता है कि कोहली जी का जाना ये हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सरोकारों की बहुत बड़ी क्षति है। कोहली जी का जीवन पूरी तरह हिंदी साहित्य के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय चेतना को, सांस्कृतिक विरासत को गौरव देने में समर्पित रहा। और वास्तव में कोहली जी का एक बड़ा साहित्यिक परिवार था और बहुत आत्मीयता के साथ एक बड़े फलक पर वो लोगों से जुड़े हुए थे। उनके जीवन को हम सब ने अंदर बाहर से देखा है। कोहली जी का स्मरण करते हुए मुझे महाभारत में एक वाक्यांश है, वो याद आता है। वैसा ही तेजस्वी जीवन था उनका। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायन। कोहली जी ने कभी दीनता नहीं दिखाई। बिल्कुल। और कितनी अवमाननाएं उन्होंने सही, कितने विरोध उन्होंने झेले, कितने लांछन एक अलग विचार के लोगों ने उन पर लगाए। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। पूरी दृढ़ता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी गौरवानुभूति के साथ वो साहित्य सृजन करते हैं। दूसरा, उन्होंने कभी पलायन नहीं किया। आज व्यक्ति जब एक क्षेत्र में काम करता है तो उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, मुझे ऐसा सम्मान मिले, मुझे ऐसी प्रतिष्ठा मिले, और वो नहीं मिलती तो आदमी थोड़ा सा क्षुब्ध हो जाता है और फिर अपने को किनारे कर लेता है। उन्होंने कभी पलायन नहीं किया। ये हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत कष्ट के साथ इस बात को कह रहा हूं कि कोहली जी का जो श्रेष्ठतम साहित्यिक अवदान भारत की साहित्य परंपरा को समृद्ध करने में रहा, उनको वो सम्मान और वो स्थान हमने नहीं दिया। ये कष्ट की बात है। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच उन्होंने अपने को कभी किनारे नहीं किया, पलायन नहीं किया। वो केंद्र में बने रहे। जैसे हमारे ब्रज में कहते हैं खूंटा गाड़ कर। ये दो विशेषताएं उनके जीवन की थी। और साहित्य में एक बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ, स्वाधीनता के बाद जिस प्रकार वैचारिक दृष्टि से इतिहास के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से औपनिवेशिक दास मानसिकता को महत्व दिया जाता था और भारत में एक आत्महीनता का बोध गहराने का
षड्यंत्र पूर्वक प्रयास हुआ, नरेंद्र कोहली उसका एकमात्र जवाब थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रबोध और राष्ट्रीयता का भाव, भारत की सांस्कृतिक चेतना का भाव, अपने जो मूल्याधारित हमारे प्रतीक रहे, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे विवेकानंद हो, उनको आधार बनाकर उन्होंने आधुनिक साहित्य को एक लोकोपकारी और भारत के नवनिर्माण की चेतना से युक्त बनाया। एक ऐसी व्यापक दृष्टि नरेंद्र कोहली जी ने दी कि उनका स्मरण करते ही भारत का वो एक सांस्कृतिक गौरव जो विश्व में भारत की एक बड़ी देन है, कोहली जी का स्मरण करते ही वो पूरा फलक पर साक्षात हो जाता है। ये उनकी विशेषता अन्य लोगों से कोहली जी को एक अलग श्रेष्ठ स्थान पर बिठाती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई कही है, तीरथ बनत भूत भल सोई सुर सर सम सब कर हित होई। व्यक्ति के पास 3 शक्तियां होती हैं, एक उसकी यशस्विता कीर्ति होती है, दूसरी साहित्य सृजन की क्षमता होती है, तीसरी संपदा होती है। तुलसीदास ने कहा ये तीनों शक्तियां अगर लोकोपकारी नहीं है, जनहित में इनका उपयोग नहीं हो रहा, गंगा के समान सबके हित के लिए नहीं है, तो फिर ये व्यर्थ है। कोहली जी ने जो साहित्य रचा वो सर्वहितकारी साहित्य है, जीवनी शक्ति देने वाला साहित्य है, लोगों के अंदर समाज हित में सोचने को प्रवृत्त करने वाला साहित्य है। यही साहित्य की विशेषता है। साहित्य कोई शब्दों का खेल नहीं है कि हमने इतनी किताबें रच दी और हमने ऐसे ऐसे आख्यान रच दिए। साहित्य ये नहीं है। साहित्य लोक मंगल की कामना को दृढ़ करने वाली जो रचनाएं हैं, जो सृजनशीलता है, वास्तव में वो साहित्य सार्थक है। और हम बड़े आत्माभिमान से मैं इस बात को कह रहा हूं कि आदरणीय कोहली जी ने हिंदी साहित्य को अपनी ऐसी ही सर्जनाओं से समृद्ध किया। बातों बातों में ठीक कहा आपने। वो कहा भी करते थे, मंगल भवन अमंगल हारी। जिस तरह से आपने गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई देकर, उदाहरण देकर वो कोहली जी के कृतित्व को सामने रखा, वो बिल्कुल ही एक तरीके से साहित्य अगर मंगलकारी न हो तो उसका अर्थ, या उसे कह सकते हैं कि वो अर्थहीन हो जाता है। बलदेव भाई जी, आप कभी कोहली जी से मिले तो कैसा उनके साथ संवाद हुआ, इसको संक्षेप में अगर साझा करें तो। कोहली जी के कोहली जी से कई बार भेंट हुई, और जब मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अध्यक्ष रहा तब मुझे सबसे पहला आशीर्वाद कोहली जी का मिला। एक कार्यक्रम में हम लोग मिले थे, अमीर चंद जी उसमें थे और अपने डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा उसमें थे, गोयनका जी उसमें थे और कोहली जी भी थे। संस्कार भारती का कार्यक्रम था। तो गोयनका जी ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग मंच पर बैठे थे, कहा कि कोहली जी, बलदेव भाई को नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन का दायित्व मिल गया है। उससे शायद एक दिन पहले ही घोषणा हुई थी। और बलदेव भाई बड़े आदमी बन गए, ऐसा विरोध में उन्होंने कहा, गोयनका जी ने। तो कोहली जी ने कहा कि अरे बलदेव भाई तो इस पद से बहुत बड़े पहले से ही हैं जी। ये एक आशीर्वाद मुझे उनका मिला और मैंने उनके चरण छुए। मैंने कहा भाई साहब नहीं, मैं तो बच्चा हूं आपका। बोले नहीं, आप बच्चे नहीं हो, मुझे बहकाओ मत। ये जो एक तीखापन था वो किसी लाग लपेट में बिल्कुल नहीं रहती थी। और मैं अगर कोहली जी के व्यक्तित्व का आकलन करूं अनंत जी, तो जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बड़ा कठोर है, उसमें जरा सा हाथ मारो तो हाथ में चोट लग जाए,
कोहली जी से लोग बातचीत करने में ऐसे ही डरते थे कि पता नहीं क्या बोल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल के आनंद और आत्मीयता का बोध रहता था, और अंदर से नारियल जैसा मीठा होता है, नरम होता है, वैसा ही कोहली जी का व्यक्तित्व था। वो बोल भले ही कुछ भी देते थे, और वो इसलिए बोलते थे कि बहुत अनुशासित जीवन था उनका, बहुत संयमी जीवन था, चाहे बोलने में, चाहे समय के समायोजन में, चाहे लिखने में। और वो चाहते थे कि लोग उसी तरह से सोचें और जीवन जीना सीखें, इसलिए एक तीखापन उनमें रहता था। और उनका व्यंग लेखन, व्यंग तो खैर अपने आप में एक तीखी विधा है, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व में, स्वभाव में ये सब चीजें समाई हुई थी, पर बहुत व्यापक दृष्टि वाला उनका पूरा सोच और जीवन था। और उनके साहित्य में एक बड़ी दृष्टि थी, जिसमें मानवीयता भी है, जिसमें राष्ट्रबोध भी है, जिसमें सांस्कृतिक चेतना भी है, व्यंग की पैनी धार भी है। और कोहली जी का स्मरण करते हुए मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्ति याद आती है, मैं यहाँ जरूर उसका उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत उस पंक्ति को हम लोग याद करते हैं तो अंदर से एक नई तेजस्विता, नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। उर्वशी अपने समय का सूर्य, रोमांच होता है इस पंक्ति को बोलते समय। आदरणीय नरेंद्र कोहली जी अपने साहित्यिक दौर के सूर्य थे। उनके ताप को झेलना हर एक के बस की बात नहीं थी, पर सूर्य जीवन देता है, सूर्य की ऊर्जा से संसार चलता है। सूर्य आत्मा जगत सच्च, सूर्य सबके जीवन का संचालन करता है। कोहली जी का स्मरण, कोहली जी का सृजन, ये हम सबके जीवन को गति देने वाला है। राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सरोकारों को जिस प्रकार हमारे पौराणिक प्रतीकों को लेकर, आप देखिए हमारे पुराणों को मिथ कह दिया गया। ये मैं जिस औपनिवेशिक दास मानसिकता की बात कर रहा था, भारत के श्रेष्ठतम जीवन मूल्य जिस हमारी संस्कृति में है, उसको मिथ कह दिया गया। मिथ तो कल्पना होती है, लेकिन कोहली जी ने उसी पौराणिक जीवन दृष्टि को लेकर राम, कृष्ण, विवेकानंद का ऐसा साहित्य रच दिया कि वो अमर हो गया। और विशेषकर जो नई पीढ़ी है, जो भारत की संस्कृति से शिक्षा के कारण दूर होती चली गई, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमने बनाई कि भारत के जीवन मूल्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, उनके साहित्य को पढ़कर मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कोहली जी की रचनाओं के बारे में मुझे पूछते हैं कि वो किताब कहाँ मिलेगी, हमको उसे पढ़ना है। नौजवान, बिल्कुल नई पीढ़ी को उन्होंने अपनी साहित्य सर्जना से बहुत सूत्रबद्ध किया। और कोहली जी नई पीढ़ी के बहुत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जो नई पीढ़ी है वो आसानी से पुराने लोगों को ग्रहण नहीं करती, लेकिन लोकप्रियता में आदरणीय नरेंद्र कोहली जी और युवा पीढ़ी के बीच में सर्वोपरि है। और उनको मैं बहुत हृदय से आदर के साथ नमन करता हूं, और वो निश्चित रूप से लंबे समय तक हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव भाई जी। आपने दैनिक जागरण के इस वैश्विक श्रद्धांजलि सभा जो श्रद्धेय नरेंद्र कोहली की याद में हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और अब नरेंद्र कोहली जी को इस वैश्विक श्रद्धांजलि में मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव और खुद में समर्थ रचनाकार, कवि, नाटककार, रंगकर्मी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। और जोशी जी, नरेंद्र कोहली जी से इनका संवाद अभी हाल फिलहाल में बहुत संवाद हुआ था, और जोशी जी जिस आखिरी पब्लिक मीटिंग में आए थे, उसके दौरान भी उनके उस मीटिंग के लिए भी, उस सभा के लिए भी, उस गोष्ठी के लिए भी सच्चिदानंद जोशी जी ने उनसे बातचीत की थी। इसके अलावा उनके कुछ व्यक्तिगत संस्मरण सुनेंगे सच्चिदानंद जोशी जी के, और उनकी रचनात्मकता के बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर जोशी, नरेंद्र कोहली जी को जागरण के इस वैश्विक श्रद्धांजलि सभा में आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं तो एक तरह से निशब्द इसलिए हूं क्योंकि
अंतिम समय जब वो 2 अप्रैल को जा रहे थे उस कार्यक्रम से, तो उन्होंने कहा क्यों भाई अब हो गया, अब तो और कुछ नहीं है, अब मैं आज्ञा है। अब वो जो शब्द हैं व्यक्ति उस वक्त तो किसी और भाव से उन्होंने निश्चित तौर पे कहे थे, पर वो शब्द अभी भी मेरे कानों में यूं गूंजते हैं कि अब और तो कुछ नहीं बचा, अब आज्ञा है। ऐसा कह के आदरणीय कोहली जी उस कार्यक्रम से विदा हुए थे। पिछले 4-5 वर्षों से मेरा उनसे काफी नजदीक का संबंध हुआ, लगातार बातचीत होती थी। इतना ज्यादा उनके साथ जुड़ाव हो गया था, इतनी ज्यादा आत्मीयता हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि अब मैं धीरे धीरे कोहली जी को कहीं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। और उसी वक्त कोहली जी चले गए। ये मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मेरे लिए कितना बड़ा आघात है। तो कोहली जी से अपने कुछ संस्मरण, उनकी कुछ रचनाओं को कुछ आप याद करें जी। कैसे देखते हैं उनको, एक रचनाकार के तौर पर या एक व्यक्ति के तौर पर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहित्य के दुर्वासा थे वो। नहीं, ये देखिए, जब हम सब युवा हैं, हम सब ने युवावस्था में तोड़ो कारा तोड़ो अवश्य पढ़ी है। जिसको भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने का स्वाद है, अच्छी रचनाएं पढ़ने की, जिसके अंदर भी थोड़ी सी ललक थी, उसने निश्चित तौर पर तोड़ो कारा तोड़ो पढ़ा। जब मैं युवा था तब मुझे किसी ने तोड़ो कारा तोड़ो का पहला एक खंड लाके दिया था भेंट स्वरूप, और जब मैं वो पढ़ने लगा तो एक तरह से जैसे कोई आदमी व्यसन में हो जाता है, उस तरह मैं उस किताब के व्यसन में हो गया। और जब मैं उस किताब के व्यसन में हो गया तो उसके बाद फिर मैंने ढूंढ कर उसका दूसरा खंड पढ़ा। बाद में थोड़ी और जब बड़ा हुआ तब मैंने फिर, मतलब बड़ा इन द सेंस जब नौकरी वगैरह करने लगा, तब मैंने फिर तोड़ो कारा तोड़ो पूरी पढ़ी। ऐसी ही बात हुई जब किसी ने मुझे भेंट में दीक्षा दी थी। दीक्षा पुस्तक दी, पतली सी किताब थी दीक्षा। समझ में नहीं आया शुरू करूं, लेकिन जब शुरू की तो ऐसा उसमें मैं उलझ गया, फंस गया कि उससे बाहर नहीं निकला। फिर दीक्षा, फिर अवसर, फिर उसके बाद एक के बाद एक। तो कोहली जी को हम एक व्यंग्यकार के तौर पर धर्मयुग में पढ़ते थे। अक्सर कोहली जी की रचनाएं वहां पर छपती थी, लेकिन कोहली जी का ये जो रूप था, ये बिल्कुल ही एक सर्वथा अलग सा रूप था। एक बहुत ही विराट सा स्वरूप कोहली जी का रचनाकार के तौर पर था। तो इसलिए वो एक मेरे प्रिय रचनाकार थे ही, आदर्श रचनाकार थे। और फिर बाद में महासमर पढ़ी तो एक तरह से ऐसा लगा कि कब कोहली जी से मिलता हूं। पहली बार मुझे याद है जब मैं रायपुर में एक विश्वविद्यालय में कुलपति था, तब ग्वालियर में एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण मिला। और वो कार्यक्रम ग्वालियर में था, लेकिन उसका आमंत्रण मैंने सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उस कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र कोहली जी मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, और मेरा लालच सिर्फ ये था कि मैं कोहली जी के दर्शन उस कार्यक्रम में कर पाऊंगा। मन में थोड़ा सा डर भी था कि इतने बड़े रचनाकार हैं, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। और मंच पर ही पहली मुलाकात, मंच पर ही साथ साथ उनके साथ बैठे और देखा तो जो महिला उनका परिचय पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र कोहली जी का जन्म सियालकोट पाकिस्तान में हुआ है। तो कोहली जी तुरंत वहीं मंच से बोले, बहन जी अपने आप को ठीक कीजिए, मेरा जन्म भारत में हुआ है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तब सियालकोट भारत का हिस्सा था। फिर धीरे से मुझसे बोले, ये पता नहीं कहाँ से परिचय पढ़ के आ जाते हैं और वही बात बोलते हैं, मुझे हर जगह ये बात टोकनी पड़ती। अनंत जी, जीवन में पहली बार मुझे लगा कि इस दृष्टिकोण से हमने कभी सियालकोट या रावलपिंडी या इन सब चीजों को कभी देखा ही नहीं था। हम में से काफी हमारे बीच ऐसे कई बड़े व्यक्ति हुए हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बाकायदा उनके परिचय में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, कराची पाकिस्तान। लेकिन ऐसा कहना कि जब मेरा जन्म हुआ तब वो भारत का हिस्सा था, ऐसा जोर से कहना, पुरजोर ढंग से कहना, बिल्कुल। तो कोहली जी का वो तेवर देख के थोड़ा मुझे लगा कि मैं क्या उनसे अब बात करूं, नहीं करूं। लेकिन वो अगले ही क्षण फिर से उसी अपने मस्ती के मूड में, मस्ताना बातों में, कुछ व्यंग, कुछ हंसी मजाक। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने उन्हें रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जब मैं था तो हमारे कार्यक्रम में, वार्षिक उत्सव में बुलाया मुख्य अतिथि के तौर पर और आमंत्रित किया, और उसके साथ ही एक स्वामी विवेकानंद पर एक व्याख्यान माला थी, उसमें आमंत्रित किया। अब जैसा कि होता है कि जब मंच पर कोहली जी हो तो सामने वाले जो भी वक्ता होते हैं उन्हें भी जरा अतिरिक्त उत्साह आता है। तो कोहली जी के सामने अपनी विद्वता दिखाने के लिए वो वक्ता जो उनके पहले बोल रहे थे,
कुछ ज्यादा ही बोलते चले जा रहे थे। और कोहली जी मेरे पास बैठे थे और मुझे बार बार इशारा कर रहे थे कि अब इसको बंद करवाओ, अब इसको बंद करवाओ। तो जो उस गोष्ठी का संचालन कर रहे थे, मैंने 2 बार जाकर उनसे कहा कि कोहली जी बहुत नाराज हो रहे हैं, आप बंद करवा दीजिए। बोले भाई साहब ये जो बोल रहे हैं बहुत बड़े व्यक्ति, मैं कैसे कहूँ। मैंने कहा आप पर्ची भेजिए। तो उन्होंने 1 बार पर्ची भेजी, 2 बार पर्ची भेजी, फिर तीसरी बार कोहली जी ने मुझसे कहा कि अब अगर ये बंद नहीं करेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। तो फिर मैंने जाके उनको कहा, संयोजक से, मैंने कहा भाई साहब अब मामला गड़बड़ है और मैं जितना कोहली जी के बारे में जान समझ पाया हूँ वो सच में उठ के चले जाएंगे, वो कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। और फिर कोहली जी जब आए तो बल्कि कोहली जी को गुस्सा वो व्यक्ति ज्यादा बोल रहा था, इसका तो कम था। वो व्यक्ति तथ्य और कथ्य दोनों से हट के बोल रहे थे। मतलब उन्होंने यही कहा कि ये कुछ पढ़ते नहीं है, पता नहीं किस इतिहासकार की, इन्होंने किस अल्लम गल्लम इतिहासकार की पुस्तक उठा के पढ़ ली, कहाँ का संदर्भ ले लिया, कहाँ की बात ले ली। तो इस बारे में उनकी नाराजगी बहुत थी। और वो बात उन्होंने मंच से भी बहुत स्पष्ट रूप से कही कि हमारी पूरी के पूरे जो हमारे इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या हमारे सभी महानायकों में हम लोगों के साथ यही दिक्कत हुई है कि हमने सही परिप्रेक्ष्य में सही लोगों की पुस्तकें, सही संदर्भ सामग्री नहीं पढ़ी। और ये नाराजगी उन्होंने अपने व्याख्यान में उस दिन व्यक्त भी की थी और उन्होंने बहुत सुंदर उस दिन व्याख्यान दिया। तो ऐसा कोहली जी के साथ कुछ ऐसा संबंध आत्मा का हो गया। फिर जब दिल्ली आया तो कई कार्यक्रमों में उनसे मिलना हुआ 1-2 बार। तो बातचीत बहुत अच्छे से करते थे और बहुत खुल के बातचीत करते थे। महासमर पे कई बार उन्होंने चर्चा की। मैं जब तोड़ो कारा तोड़ो के बहुत संदर्भ देता था तो वो धीरे से कहते थे, महासमर पढ़ा है कि नहीं तुमने? मैंने कहा नहीं पढ़ा है। तो फिर महासमर की बात क्यों नहीं करते? और जब मैंने बहुत बार कहा तो ऐसी ही एक बार एक विवाह समारोह में मिले, फिर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पूत अनोखो जायो। बोले वो मेरी भी बहुत प्रिय रचना है। और मुझे लगता है आनंद जी, मैं गलत नहीं हूँ, शायद हिंदी की सर्वाधिक अभी समकालीन परिदृश्य में शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर या सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में शायद पूत अनोखो जायो रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो कोहली जी का अद्भुत स्वभाव था, उनका 80वां जन्मदिन जब बनाने का एक संयोग हुआ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, आप आए थे, अनिल जी आए और आपने कहा कि हमें मनाना चाहिए। तो मेरी सच में कल्पना नहीं थी कि हम लोग इसे अभी छोटे पैमाने पर मना रहे हैं। हमको बार बार लग रहा था कि नरेंद्र कोहली जी जैसे कालजयी रचनाकार का 80वां जन्मदिन तो एक तरह से भाषा का एक बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए और ये हम सब संस्थाओं को मिलकर करना चाहिए था। ये अनंत विजय जी या अनिल जोशी जी के व्यक्तिगत प्रयासों से न हो, एक संस्थागत बड़ा भव्य आयोजन हो। और शायद उस दिन हम लोगों ने बाद में ये संकल्प भी किया था कि जैसे ही हमें अवसर मिलेगा हम एक बहुत बड़ा आयोजन कोहली जी के ऊपर करेंगे। और सिर्फ कोहली जी ही नहीं, उनके बहाने से हम उस तरह के समकालीन परिदृश्य पर बात करेंगे। ये जो दुर्वासा वाली बात आपने कही, ये दुर्वासा वाली बात मुझे कई बार इसलिए थोड़ी सी बनाई हुई सी लगती है क्योंकि सही और स्पष्ट बोलने वाला आदमी, बिल्कुल उसको आप ऐसा दुर्वासा, परशुराम ऐसा क्यों कह देते हैं? ये हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि सामने वाले ने हमेशा ठकुर सुहाती जो आप करें उस पर आपको एक तरह से समर्थन ही देना चाहिए। तो कोहली जी, अच्छा, कोहली जी को लाग लपेट होने का कोई सवाल नहीं था। जिस व्यक्ति ने अपनी शर्तों पे नौकरी की और जिस व्यक्ति ने अपनी शर्तों पे लेखन के लिए नौकरी छोड़ दी, वो हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों की प्रशंसा के भूखे थोड़ी हैं, क्योंकि उनके अंदर तो जो कुछ इतना सब कुछ निकल रहा था, जो सारी रचनाएं उनके अंदर एक तरह से जन्म ले रही थी, आकार ले रही थी, वो तो एक बहुत अलग फलक पे व्यक्ति सोच रहा था। और उनकी जो अभी रचना है, जिस समाज में हम रहते हैं, जैसे वो जो रचना है अनंत जी, उसके कुछ कुछ संस्मरण आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र कोहली एक तरफ अगर आपको महाभारत के परिचय और महाभारत के पात्रों से या रामायण के पात्रों से अगर आपको नजदीक ले जाकर परिचय करा रहे हैं तो वो आपके बिल्कुल बगल में खड़े हुए व्यक्ति से भी उतना ही घनिष्ठता से। ये जो दो अलग अलग तल पे जो सोचने वाली जो अद्भुत प्रतिभा कोहली जी में थी, वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई असाधारण ही पति। तो इसलिए एकदम से, चूंकि वो स्पष्ट बोलते हैं, सही बोलते हैं, कई बार कड़ा बोलते हैं। अब कड़ा भी क्या बोलते हैं, जो लोग उनके साथ लिबर्टी लेना चाहते थे। मैंने तो 2-3 समारोह अभी पीछे जब कोरोना का काल खत्म हुआ, समारोह शुरू हो गए, तो जैसे लोग, जैसे
आप में मिलने लगे तो एकदम जैसे बंद डब्बा खुलता है तो सारा सामान बिखर जाता है, उस तरह से मिल। तो कोहली जी अगर मान लीजिए किसी से कहते हैं भाई थोड़ा अंतर रखिए, तो कोई बुरा तो नहीं कहते। अगर किसी नहीं को बिल्कुल, ये तो तकाजा है। वो भी बिल्कुल। वयस्कर हैं, उनका भी वय 80 के ऊपर है। किसी को भी ये परेशानी बीमारी से हो सकती है, और हमने देखा ही अंततः कि कोरोना के कारण ही हमको कोहली जी को होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि और ये भी मैं कल साहित्य परिषद की गोष्ठी में उनको तुलसीदास जी की भी उपाधि दी, आपने कबीर दास भी कहा। पर मैं एक कहता हूं कि हिंदी में अलंकार है, मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूं, अनन्वय अलंकार होता है कि जिसकी तुलना सिर्फ उसी से की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोहली जी तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अनन्वय अलंकार के एक तरह से उदाहरण थे, उनकी तुलना उन्हीं से की जा सकती है। और हम क्यों किसी को तुलसीदास या कबीर या इस खांचे में डालें। आज से 100 साल बाद कोई किसी साहित्यकार के लिए कहे कि ये नरेंद्र कोहली सम है, तो शायद वो ज्यादा श्रेष्ठ उनके लिए उपाधि या अलंकरण होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, आपने बहुत गहराई से नरेंद्र कोहली जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी बात रखी, आपने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब इस कार्यक्रम के अंत करने का समय आ गया है, और इस कार्यक्रम का अंत भी हम करेंगे नरेंद्र कोहली जी को एक भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और हमारे साथ इस कार्यक्रम को अंत करने के लिए जुड़ रही हैं प्रख्यात शास्त्रीय गायिका सुनंदा शर्मा। तो उनके भजन से हम नरेंद्र कोहली जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सुनंदा शर्मा के इस भजन से। उसके पहले मैं आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी को दैनिक जागरण परिवार की ओर से एक बार फिर उनकी उस पुण्यात्मा को नमन करता हूं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार। आदरणीय श्री नरेंद्र कोहली जी का यूं अकस्मात चले जाना हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। अभी कुछ दिन पूर्व ही उनसे मुलाकात हुई थी एक कार्यक्रम में। श्री अनंत विजय जी उनके लिए ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम जो कर रहे हैं, उसमें ये भजन गाकर मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी कि उनको अपने श्री चरणों में जहां भी रखें, आनंद से रखें।
जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन, जप तप साधन, जप तप साधन, जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नाही गठरी, भजो रे भैया खर्चत नाही गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत, संतत संपत, संतत संपत सुख के कारण, संतत संपत सुख के कारण। तासो भूल परी भजो रे भैया, तासो भूल परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद, राम गोविंद, राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीरा राम न जामुख, कहत कबीरा, 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 कहत कबीरा राम न जामुख, कहत कबीरा, कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा राम न जामुख, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा राम न जामुख, तामुख धूल भरी भजो रे भैया, तामुख धूल भरी भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद, राम गोविंद, राम गोविंद।
गोविंद बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा शर्मा जी। आपने एक अपनी सुरीली आवाज में श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपका बहुत बहुत आभार। दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। और अब समय हो गया इस वैश्विक श्रद्धांजलि सभा को समाप्त करने का। मैं इस आभासी शोक सभा में जितने लोग श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय नरेंद्र कोहली जी को याद करते हुए जुड़े, दर्शकों के रूप में जुड़े और जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन सबको इस मंच पर आने के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दैनिक जागरण की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हिंदी हैं हम के इस मंच पर हिंदी के कालजयी कथाकार नरेंद्र कोहली की पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। नमस्कार।